बोलूं? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते 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 एवरीबॉडी, नमस्कार। क्या आपको नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जक्सन्यारी मैम? यस एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। ये क्या हो गया आवाज को? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैम की आवाज थोड़ी सी तुम लोग मेरी आवाज को नजर लगा देते हो, इसलिए मेरी ये प्यारी प्यारी जक्सन्यारी आवाज कभी कभी ऐसे हो जाती है। पिचकी हुई आवाज निकली थी ना, ऐसा लगा कि मैम की आवाज को किसी ने पिचका दिया। कैसे हैं आप लोग? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, बढ़िया। आज बेटा इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 3, और आज होने वाला है बेटा हमारा जो टॉपिक कवर वो है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, जिसके आगे कॉमा क्यों लगा हुआ है पता नहीं। और थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में बच्चों आज हमें पढ़ना है वही सारे थ्योरीज जिससे पहले हमने वीडियो कॉल किया था तुम्हारे साथ, है ना? और वीडियो कॉल किया था, हाँ तो क्या हो गया यार, बड़े आए, तुमको नहीं होते हैं पिंपली? तो हो गया पिंपल, तो हो गया, तो क्या हो गया? ऐसे नहीं करते बेटा, वेरी बैड वेरी बैड। अगर किसी को पिंपल हो भी जाए बेटा, कई बार मेरे को तो चलो कोई बात नहीं, एक हुआ है कभी बेटा, अब मैं ये सीरियस नोट पे बोल रही हूँ, ठीक है? अगर आपके पास आपको ऐसे लोग दिखे, कभी किसी को बहुत ज्यादा पिंपल्स हो या कोई स्किन प्रॉब्लम हो, तो कभी उसको नहीं टोकना बेटा, इट इज अ बैड थिंग, ठीक है? आपको अच्छे मैनर सीखने, आप प्यारे प्यारे सपोले है ना, रियल वाले सपोले नहीं बनना है। मैम के सपोले जो होते हैं वो प्यारे होते हैं, और उनको थोड़े बहुत एटिकेट्स और मैनर्स भी सीखने हैं, बिकॉज कई लोगों के बेटा बहुत सारे हार्मोनल इश्यू हो सकते हैं, हेल्थ कंडीशंस हो सकती है, तो नेवर, ओके, दैट इज अ बैड थिंग। मैंने कभी तुम्हें बोला कि तुम्हारी शक्ल सपोले जैसी क्यों है? मैंने कभी टोका? मैंने कभी बोला तुम अपनी जो जहरीली बेटा करके करते हो? कभी मैंने बोला? आज बोल रही हूँ, ठीक है? चलो मजाक कर रही हूँ, बट वो वाली चीज जो है वो सच बोल रही हूँ, ठीक है? दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तुम्हें प्यारे प्यारे जगसे बच्चे बनना है, कोई बात नहीं, मैम की पिंपली ठीक हो जाएगी। बहुत दर्द हो रहा है यार एक्चुअल में, सच बताऊं तो, ठीक है? इससे ज्यादा बेटा निकलने से ज्यादा ना तकलीफ ज्यादा होती है, बट कोई बात नहीं, चलो। हाँ, तुम तो बेटा कैमरे के अंदर से भी ऐसे झांक के देख लेते हो कि पिंपल है या क्या है। हाँ हाँ, चलो चलो शुरू करें बच्चों। यस एवरीबॉडी, हाउ इज इट? जोश एवरीवन, फुल जोश और फुल एनर्जी के साथ में। सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे लक्ष्यंस, जो कि अब कुछ दिनों के मेरे साथी, रिवीजन तो होगी लेकिन रिवीजन कब होगी पता नहीं, पर अभी कुछ टाइम के लिए बेटा अब हमारा 12th वाला सिलेबस बचा हुआ है। और सबसे पहले बेटा हम शुरू करेंगे किसके बारे में? समाप्ति एक्सप्रेस। और हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था बच्चों, उसकी एक बारी क्विक रिवीजन करेंगे। यस एवरीबॉडी, चलो हमने लास्ट क्लास में बेटा पढ़ा था आई थिंक डिफरेंट थ्योरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे बेटा हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, जब हमने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया है, देयर इज गॉड इन एवरी फॉर्म, इट हैज क्रिएटेड द लाइफ विद इन 6 days, जैसे पहले था आज भी वही है, देयर इज नो चेंज, ठीक है? और इसके अकॉर्डिंग अर्थ जो है 4000 साल पुराना है, ठीक है? फिर हमने बोला थ्योरी ऑफ एक हमने थ्योरी क्या पढ़ी थी? पैनस्पर्मिया या कॉस्मोजोइक थ्योरी या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी, जिसके अनुसार लाइफ जो है स्पोर्स के फॉर्म में, सीड्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। किसी और प्लैनेट से लाइफ आई होगी इस प्लैनेट में, बट देयर इज नो बेटा कंक्लूजन कि लाइफ पहली जो है वो कहां से आई। फिर एक थ्योरी कहती है द थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिक थ्योरी। ये क्या था बेटा? अंग्रेजी खराब हो गई। कैटास्ट्रोफिज्म या थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म या कैटास्ट्रोफिक थ्योरी। तो कैटास्ट्रोफिक थ्योरी कहती है कि कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होते हैं और बेटा डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स होते हैं, जिनसे प्रीवियस जो भी एग्जिस्टिंग चीज थी वो बेटा डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर नई लाइफ जन्मती है। नई लाइफ जन्मती नहीं है, पनपती है, ये बोलना था मेरे को, ठीक है? फिर बेटा एक थ्योरी होती है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, यानी नॉन लिविंग से लिविंग आ गए। मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि आपके नाइल रिवर में आसपास जो मड था, उसमें अचानक से लोगों ने देखा कुछ रेप्टाइल्स आ गए, उन्होंने बोला अरे भाई मड से बेटा एनिमल्स पैदा हो जा रहे हैं। और एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, एक क्लोज रूम में वो ग्रेन्स रखे हुए थे
और ग्रेन्स के साथ में किसी की शर्ट पड़ी होगी, स्वेटी शर्ट, तो लोग तो बेटा अपना अपना कंक्लूजन निकालते हैं ना, लोग तो कुछ भी कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे बेटा आप देख लो ना, देखो किसी के सबके पास ना अपनी अपनी किसी भी चीज को देखने का, बोलते हैं ना बेटा, सब हर किसी चीज को देखने का नजरिया जो होता है ना बेटा, वो सबका अलग अलग होता है और जिसके हिसाब से लोग अपने अपने कंक्लूजन फॉर्म करते हैं। और ऐसा बेटा बहुत कॉमनली होता है, बहुत कॉमनली। आप किसी गॉसिप, जिसके रूप में बेटा लोग करते हैं गॉसिप, है ना, जो कि बहुत कॉमन होता है, स्पेशली ऑफिसेस में बहुत गॉसिप करते हैं बेटा लोग, बहुत गॉसिप, ठीक है। मतलब अब बेटा मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, ठीक है। अब तुम भी बेटा बहुत गॉसिप करते होगे अपनी क्लास में, अगर तुम स्कूल जाते होगे तो दो लड़कियां अगर बेटा आपस में कहीं बातें कर रही हैं तो चार लोग बेटा उनमें बातें बनाएंगे, ये डेफिनेटली चुगली कर रही होगी, ये डेफिनेटली कुछ और कर रही होगी, ठीक है। लोग अपनी अपनी कंक्लूजन देते हैं, तो जो जैसा सोचता है वो वैसा बेटा कंक्लूजन देता है। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ। हाँ बढ़ाया आप भी करती हो, हाँ मैं तेरी करूंगी अनस बेटा, बढ़ाया, ठीक है। आप भी करती हो चुगली, करती हूँ मैं चुगली, करती हूँ, मैं सिर्फ चुगली करूंगी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, मैं उसके अलावा बेटा चर्चा नहीं करती हूँ। और जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैंने तुम्हें हमेशा एडवाइस दी है, अपनी पर्सनल बातें और अपनी बेटा, ये मैं आपको ना मुफ्त की एक एडवाइस दे रही हूँ, ठीक है, सच्ची वाली एडवाइस दे रही हूँ। देखो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं होता बेटा, सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है और सब लिबरल हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए। पता है दिक्कत कहां चालू होती है? दिक्कत होती है जब आप वेलकम्ड नहीं होते हैं आप अपने ओपिनियन देने के लिए, या आपकी स्पेस नहीं होती है कहीं पे ओपिनियन देने की, पर आप जबरदस्ती के वहां पे ओपिनियंस देते हैं, जबरदस्ती अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए बेटा, जबरदस्ती अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किसी और अपनी आइडियोलॉजी को जबरदस्ती मत चिपकाया करो। मैं भी नहीं चिपकाती हूं, देखो अब तुम बोलोगे मैम हमें क्यों ज्ञान दे रही हो, तुम तो मेरे यार जग से न्यारे प्यारे प्यारे बच्चे हो, तुम्हें तो मैं कुछ एक आधा बातें तो बोल ही सकती हूँ, है ना। तो हाँ, विद यशिका मैम जैसे आप लोगों ने कहा, तो क्या जबरदस्ती का बेटा अपनी बातें चिपकाना नहीं होता है। और अपनी लाइफ में ऐसे बहुत बेटा चुनिंदा लोग आपके जीवन में आगे भी बनेंगे जिनसे आप बेटा चुगली करो, जो भी आपको अपने दिल की बात करनी है करो बेटा, पर ज्ञान दो, जो करना है करो, बट बेटा चार लोगों के ना आगे आके अपना ज्ञान मत चिपकाया करो कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, तुम गलत हो तुम सही हो, ये करेक्ट है ये गलत है, ये मत करो, ठीक है। चलो बेटा मैं टॉपिक से भटक रही हूं, मेरे को टॉपिक पे वापस आने का है। तो बेटा लोगों ने अपना अपना ज्ञान दिया, लोगों ने कहा भैया ग्रेन्स रखे हुए हैं, किसी की स्वेटी शर्ट पड़ी हुई है उसमें से फ्यूम्स निकले होंगे और उसमें ग्रेन्स का कुछ तो हुआ होगा, पता करो दया। और वहां से बेटा आपके रैट्स आ गए तो नॉन लिविंग से लिविंग आ गया, दैट मीन्स बेटा थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, ठीक है। एबायोजेनेसिस को डिस्प्रूव कर दिया बहुत क्लियरली किसने? लुइस पास्चर की थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने, जिन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया था। और उन्होंने क्या किया ना, एस नेक का बेटा फ्लास्क था, उसमें ब्रॉथ लिया, हीट किल्ड ईस्ट, हीट इसलिए कर दिया कि पहले से उसमें कोई लिविंग चीज एग्जिस्ट ना कर पाए। एक का नेक बेटा क्या कर दिया, एक का नेक तोड़ दिया, एक का नेक मेंटेन रखा। और आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने देखा कि भैया जिसकी नेक टूटी हुई थी और सीधी थी, जिसमें एयर आसानी से आ पा रहा था, उसमें कुछ टाइम के बाद माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई। जिसका एस नेक था, नेक बेंट था, उसमें भैया लाइफ नहीं आई, नया माइक्रोब या माइक्रोबियल डेवलपमेंट नहीं हुई। उनका कंक्लूजन रहा कि भैया एयर में डेफिनेटली कुछ ऐसा रहा होगा जिससे कि वो चीज जो है ना बेटा, वो चीज जो है बेटा, चैटिंग नहीं करना प्लीज, है ना, कोई लिविंग चीज रही होगी जो कि एंटर बहुत इजीली कर पाई, तो लाइफ से लाइफ आई। स्वान नेक वाले में वो एंट्री नहीं कर पाई, उसकी बेंट नेक जो थी उसमें बेटा वो ट्रैप हो गए होंगे, एंट्री नहीं कर पाए। लाइफ अगर आई होगी तो लिविंग चीज से आई होगी, बट फर्स्ट लाइफ कैसे आई उनके पास भी जवाब नहीं था। हालांकि ये गलत बात नहीं है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट हाउ द फर्स्ट लाइफ केम दैट वाज अनक्लियर। फिर आए ओपेरन एंड हाल्डेन, जिन्होंने एक हाइपोथेसिस दी केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की, जिनके अनुसार लाइफ वॉज प्रीसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन, मतलब कि कुछ केमिकल्स रहे होंगे। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर का जो नेचर था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, हाई टेम्परेचर था, लाइटनिंग हो रही थी, बारिश हो रही थी, और कुछ ऐसे बेटा उन्होंने एक हाइपोथेसिस के, मैंने आपको एक वो बना के बताया था, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन इस तरीके के बेटा कुछ फ्री एटम्स रहे थे, उन्होंने रिएक्ट किया, कुछ बेटा पहले कंपाउंड्स बने,
कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, कुछ फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, पहले सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, एटम से कंपाउंड, पहले इनऑर्गेनिक कुछ आया, फिर ऑर्गेनिक आया, ऑर्गेनिक में भी सिंपल ऑर्गेनिक पहले आए, अमीनो एसिड्स, सिंपल शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, इन्होंने कंबाइन किया तो कॉम्प्लेक्स शुगर बन गए, अमीनो एसिड से प्रोटीन बन गया, न्यूक्लिक एसिड्स बन गए, और धीरे धीरे करके मैम कुछ इसी तरीके की रिएक्शंस हुई होंगी और पहली लाइफ कहीं ना कहीं आई होगी। पहले नॉन सेल्यूलर आया होगा, फिर सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई होगी, है ना। नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर्स अगो, सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2 बिलियन ईयर्स अगो। और ऐसी रिएक्शंस बेटा कहाँ हो रही थी, वो जो कंडेंसेशन हुआ था, बारिश हुई थी और पानी भरा था आपके बेटा गड्ढों में, उस पानी, ओशंस बने थे, उसमें ये रिएक्शन चल रही थी। एक्चुअल में ओपेनहेम एंड हाल्डेन ने ना उस पानी को हॉट डाइल्यूट सूप बोला था, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही थी और अल्टीमेटली वहां पे लाइफ आया। मिलर एंड ओरे ने क्या किया, 1953 में उसी पर बेस्ड एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, जिस सेटअप पर उन्होंने प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जैसी कंडीशन क्रिएट की, कुछ कुछ गैसेस का कॉम्बिनेशन लिया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट के कुछ दिनों बाद जब ऑब्जर्व किया तो उनका कुछ कंक्लूजन निकला, जिसके अनुसार उनका भी मानना यही था कि केमिकल एवोल्यूशन हुआ होगा। ठीक है, केमिकल एवोल्यूशन हुआ होगा। क्या किया था बेटा उन्होंने बॉइलिंग वाटर लिया था। मिलर एंड ओरे ने बॉइलिंग वाटर लिया, 800 डिग्री सेल्सियस आप बोलते हैं, ये कनेक्टेड था बेटा एक स्पार्क डिस्चार्ज चेंबर से, जिसमें इलेक्ट्रोड लगे हुए थे स्पार्क क्रिएट करने के लिए, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जैसी लाइटनिंग, ये रिएक्शन को बेटा फैसिलिटेट करने के लिए आपने इलेक्ट्रोड्स लिए। यहां कुछ गैसेस का रेशियो लिया, जैसे हाइड्रोजन, अमोनिया एंड बेटा मीथेन। इवन वाले इवन रेशियो था, ऑड वाला ऑड था, 2:1:2 बोल सकते हो, हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन। साथ में यहां से वाटर वेपर आ गया। इन्होंने बेटा इसको रिएक्ट करने दिया। बहुत हाई बेटा टेम्परेचर रहा था इस बेटा स्पार्क डिस्चार्ज चेंबर में। इसकी कूलिंग के लिए इसको कंडेंसर से पास किया, वाटर इनलेट, वाटर आउटलेट, और बेटा इसकी कूलिंग की जब, तो बेटा फाइनली आपके 18 दिन एक्सपेरिमेंट के बाद इस वाली ट्यूब में एक जगह पे कुछ पानी आके कलेक्ट हो गया आफ्टर 18 डेज ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिनके एनालिसिस करने पर उनको पता चला कि जब मैं बेटा सिर्फ इतनी चीजों का यूज करके, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर का कंडीशन करके अमीनो एसिड बना सकता हूं, ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पर्टिक एसिड, तो डेफिनेटली उस एटमॉस्फेयर में भी कुछ तो ऐसा रहा होगा। और बेटा अलग अलग लोगों ने जब इन्हीं गैसेस के बेटा रेशियो को चेंज किया तो उनको फैटी एसिड्स ऑब्टेन हुए, उनको अलग और अमीनो एसिड्स ऑब्टेन हुए, उनको शुगर ऑब्टेन हुआ, जिनसे कि बिल्कुल ये प्रूफ होता है कि यार इसी तरीके की केमिकल रिएक्शंस हुई होंगी, जिससे कि आगे जाके लाइफ आई होगी। क्योंकि सेल्स में बेटा बना क्या है, हमारा सेल इन्हीं चीजों से बना है। तो आज तक की भी सबसे एक्सेप्टेड जो थ्योरी मानी जाती है वो थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन है। थ्योरेटिकल बेटा उसने किसने दिया था, ओपेनहेम एंड हाल्डेन, और एक्सपेरिमेंटली बेटा किसका आपने पढ़ा, मिलर एंड ओरे का 1953। ठीक है, डन 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 डन, यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। क्या बेटा आज हम पढ़े, अभी हमने पढ़ा लाइफ कैसे आई, उसकी थ्योरी किसने दी, लाइफ कैसे आई, ये हमने बेटा यही तो पढ़ा ना, लाइफ कैसे आई, उनकी थ्योरी सबने क्या क्या दी। अब हम पढ़ रहे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये जो इवॉल्व होते गए, पहले जो प्राणी रहते थे और आज के टाइम पे जो प्राणी आप देखते हो, ये चेंज कैसे आया, ये जो चेंजेस है वो कैसे आए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए किन किन लोगों ने क्या क्या थ्योरी दी, आज हम वो पढ़ेंगे, थ्योरीज फॉर एवोल्यूशन। ठीक है बेटा, शुरू करें, यस एवरीबॉडी, डन 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 डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब बेटा हम क्या करेंगे आज, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। आप लोगों ने पिछले दिन ये तो लिख लिया था ना, आपने पिछले दिन ये लिख लिया था ना, लेमार्किज्म की थ्योरी पढ़ेंगे। पॉपुलेशन की थ्योरी डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, लेकिन दी हुई है, और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरी थी, क्योंकि इनकी थ्योरी पर बेस्ड ही डार्विन भाई साहब ने अपनी थ्योरी दी थी, डार्विनिज्म। फिर म्यूटेशन एक थ्योरी थी, और अल्टीमेट जो हम मानते हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। एक्चुअल में देखो सारी थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज के सारे पॉइंट्स हम मानते भी नहीं है। ऑफ कोर्स डार्विन की थ्योरी बेटा जब आई थी और उन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, तो ऑफ कोर्स बहुत बेटा वो 7वें आसमान पे भी थे, और लोग उनकी कहीं ना कहीं आज के डेट पे भी बहुत सारी बेटा हम उनके फैक्ट्स को मानते हैं। सबके थ्योरी के बेटा
किसी के थ्योरी के ज्यादा ड्रॉबैक्स है, कम एक्सेप्टेंस है, किसी की थ्योरी के ज्यादा एक्सेप्टेंस है और कम ड्रॉबैक्स है। बट बेटा हमें ना बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है बेटा इनकी। आप सोच सकते हो कि इनकी थ्योरी पे किताबें हैं बच्चों, तो हमें किताब तो लिखनी नहीं है, हमें सिर्फ उतनी बातें पढ़नी है जो बातें हमारे काम की है। ठीक है, यस यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। शुरू करते हैं बच्चों। नंबर 1 थ्योरी, थ्योरी ऑफ लेमार्क, जिसे बोला जाता है लेमार्किज्म। आपने बेटा ये भी पढ़ा है ना, आपने इनके बारे में 10वीं या 9वीं में पढ़ा होगा ना, लेमार्क की थ्योरी। इसको बेटा और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। ये थ्योरी पता नहीं बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होती है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी नहीं तो सुनी तो होती है ना, सुनी तो है ना बच्चा पार्टी, है ना। क्योंकि मैं भी जब स्कूल में थी ना तो मेरे को ये थ्योरी और इनफैक्ट थोड़ा बहुत डार्विन के बारे में भी सबको पता होता है ना। थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, और इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। थ्योरी ऑफ, ये सारे नाम बेटा आपको याद रखने हैं, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। बेटा सारे ऑल्टरनेट नाम आपको याद होने चाहिए, जैसा कि मैं हर क्लास में बेटा इवोल्यूशन के आपके क्या बोल रही हूं, थ्योरी बहुत सारी है। जब बेटा टॉपिक्स में ही नाम थ्योरी थ्योरी आ रहा है तो आपको समझ में आ रहा है याद करने वाला है, लेकिन वो याद करने वाला कंटेंट इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो आप क्लास में कंसंट्रेशन से सुनोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ओए नालायकों, बेटा कोविड का नाम लिया ना तो तुम्हें मैं मारूंगी बेटा। डिलीटेड था, कोरोना में नहीं पड़ा। जानबूझ के बोलते हो, मुझे पता है, सताने के लिए। तुम्हें भी पता है मैम को गुस्सा आएगी और मैम बोलेगी। चलो सुनो मेरी बात, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज एंड लेमार्किज्म। बेटा हम ऑफ कोर्स किसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेमार्क जी की, तो इट वाज गिवन बाय लेमार्क। बहुत ही मस्त थ्योरी इन्होंने दी थी, थ्योरी वाज गिवन बाय लेमार्क। इन्होंने कहा बच्चों, इन्होंने कहा कि देखो जो भी ऑर्गेनिज्म किसी एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, तो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं वो उस ऑर्गेनिज्म को फोर्स करते हैं कि उनमें चेंजेस आए। ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, ऑफ कोर्स वो कर सकता है। ठीक है, हाँ सच्ची में डिलीटेड थी, पर मेरा कहने का ये तात्पर्य था कि आपने डिलीटेड थी तो पढ़ा क्यों नहीं बेटा। क्या आपको पता नहीं था कि आगे आज जाके आपको पढ़ना है। डिलीटेड है तो बेटा डॉक्टरी पढ़ोगे, फिर कोई सिलेबस डिलीट हो गया तो बेटा कहोगे अच्छा देखिए जी हम आपको ट्रीट नहीं कर पाएंगे, ये हमारा जो टॉपिक था एमबीबीएस में वो डिलीट हो गया था, तो हम आधा कर पाएंगे, अभी पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिलीटेड था। करोगे ऐसा? नहीं ना। तो ऑफ कोर्स बेटा कोई भी प्राणी किसी, इनका पहला पॉइंट ये था कि एनवायरनमेंट में जब भी कोई चेंज होता है तो वो ऑर्गेनिज्म को बोलता है कि तुम अपने अंदर या तो किसी कैरेक्टर को डेवलप कर लो, नया ऑर्गन डेवलप कर लो, या फिर जो ऑर्गन प्रेजेंट है उसको मॉडिफाई कर लो। ठीक है, इतना तक तो कोई दुख दर्द समस्या नहीं है। मैंने बोला ना हर पॉइंट गलत नहीं होता, कुछ कुछ बातें तो सही थी, है ना। तो इन्होंने बोला कि एनवायरनमेंट में चेंज हुआ एंड दैट चेंज इज गोइंग टू फोर्स दैट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दैट एनवायरनमेंट टू ईदर डेवलप अ न्यू ऑर्गन या फिर मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग ऑर्गन। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे उन्होंने बोला कि जिस ऑर्गन को जितना ज्यादा यूज किया जाता है वो डेवलप कर जाता है और जिसको यूज नहीं करेंगे वो डेवलप नहीं करेगा। ठीक है, कुछ हद तक ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा गलत नहीं है, कुछ हद तक ये बात सही है, हाँ कि ना बेटा। अब कह सकते हैं कि यार अगर मैं अपनी मसल्स को बेटा मसल्स की एक्सरसाइज कर रही हूं तो मेरा मसल डेवलप करता जाएगा, नहीं करूंगी तो नहीं करेगा। दिमाग का यूज करूंगी तो बेटा दिमाग में भी बेटा चीजें रिटेन होना चालू हो जाएंगी। कुछ हद तक ये बात भी सही है, कुछ हद तक ये भी गलत नहीं है। लेकिन बेटा सबसे बड़ी गलती जो उन्होंने की वो थी इस बात पे जो मैं आपको कह रही हूं। पहले बेटा उन्होंने क्या चीज कहा, पहले उन्होंने कहा एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, उस चेंज ने उस ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म वहां पे रह रहा है उसको फोर्स किया कि तुम अपने अंदर कुछ या तो बेटा नया ऑर्गन डेवलप कर लो या तो जो ऑर्गन है उसमें मॉडिफिकेशन कर लो। दूसरा बेटा उन्होंने कहा कि यार क्या बोलते हैं, जिसको जितना ज्यादा यूज करो वो डेवलप होता जाएगा। थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, नहीं यूज करोगे तो वो नहीं होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। गलती उन्होंने क्या की पता है बच्चों, उन्होंने कहा
जो भी कैरेक्टर्स, जो भी एनिमल अपनी जिंदगी में एक्वायर करता है वो अपने आगे की जनरेशन में भी पास ऑन कर देता है। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, कहा कि जो कैरेक्टर वो प्राणी अपनी जिंदगी में एक्वायर करेगा, एक्वायर तो कर रही हूं ना, जैसे कि अगर मैं कह रही हूं जिराफ का उन्होंने एग्जाम्पल लिया, उन्होंने कहा जब तक तो पौधे छोटे छोटे थे तो उनकी गर्दन भी छोटी छोटी थी, तो वो छोटा छोटा घास पे फीड कर लेते थे, पर अभी जब घास छोटी छोटी नहीं रही, बड़ी बड़ी ट्रीज हो गई, वो सारे खत्म हो गए, तो फिर उन्होंने भी अपनी गर्दन को यूज किया, जितना ज्यादा यूज किया तो बेटा वो गर्दन लंबी होती गई, लंबी होती गई, और उन्होंने कहा यही कैरेक्टर आगे की जनरेशन में पास ऑन हो गया होगा। ऐसे तो बेटा फिर डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर, ठीक है, जिम 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 वाले को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, एथलीट का बच्चा एथलीट, क्रिकेटर का बच्चा क्रिकेटर। यानी जो भी कैरेक्टर हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं वो हम अपने आगे की लाइफ टाइम में, अपने आगे की जनरेशन में पास ऑन कर देते हैं। बिग बिग नो, बहुत ही गलत बात, ठीक है, बहुत ही गलत बात, समझ गए मेरे बच्चों? यस, बॉडी बिल्डर, हाँ बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर का बच्चा बॉडी बिल्डर, यही बात बेटा बहुत चुभी, बेटा चुभी, दिल तक छू गई बेटा, ये बात गलत थी। और इस गलत बात को मतलब इस बात को डिसप्रूव किया था कि इनकी ये जो बात थी ना कि जो कैरेक्टर हम अपनी जिंदगी में एक्वायर करेंगे वो हम इनहेरिट, मतलब उनको इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उसको आगे की जनरेशन में पास ऑन कर देंगे, ये जो बात डिसप्रूव की थी ये विजमैन की थ्योरी ने की थी। कैसे की थी वो मैं अभी आपको बताती हूं, पहले आप इसको लिखिए, ठीक है, पहले आप इसको लिखिए, चलिए लिखिए जल्दी 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 बेटा। पहला पॉइंट दैट चेंज इन एनवायरमेंट, मेरे साथ साथ लिखो बेटा, चेंज इन एनवायरमेंट। बेटा थ्योरी को ऐसे ही प्यार से फन वे में याद करते जाओ, ठीक है। चेंज इन एनवायरमेंट, ये फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ही वॉज अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट। चेंज इन एनवायरमेंट forces the organism living in it to either develop a new organ or modify the existing organ। बेटा इसके बातों पे जाओ, अगर इस पॉइंट पर मैं जरा गौर फरमाऊं तो इस हिसाब से तो मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे कुछ बच्चों का तो बेटा अब तक दिमाग बचा ही नहीं होना चाहिए, हैं? क्या कहती है जनता? है, क्योंकि बेटा कई लोग तो यूज ही नहीं करते हैं, कई लोग खाली बैठे होते हैं, सिर्फ चैटिंग करते हैं, सिर्फ स्पैमिंग करते हैं। हाँ, existing organ। number 2, the more the organ is used, the more the organ is used, the more it develops जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ यूज डिसयूज। ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने लिया जैसे फॉर एग्जाम्पल नेक ऑफ जिराफ, लिखने की जरूरत नहीं है, बचपन से पढ़ते जा रहे हो इसको। जिराफ ऑफ नेक का इन्होंने एग्जाम्पल लेके इसे समझाया। नंबर 3, not only it acquires a character, ना कि सिर्फ एक कैरेक्टर को ये एक्वायर करता है बल्कि अपने आगे की जनरेशन में पास भी कर देता है, बट ऑल्सो पास इट ऑन
but also pass it on to the next generation, pass it on to the next generation, जो कि बेटा बहुत ही गलत बात थी, जिसके कारण इसके थ्योरी को क्या बोला, थ्योरी ऑफ यूज डिसयूज, जिस कारण इसके थ्योरी को क्या बोला, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। और इसी बेटा बेकार बात को डिस्प्रूव किया थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म बाय विजमैन। ठीक है, डन 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 करो मारिया बेटा। हाँ मेरे को पता है, मेरे को कुछ बताना था, मैं वो टाइम ले रही हूं और मैं बताऊंगी किसी एक दिन। ठीक है, हाँ रितु बेटा मेरे को याद है बेटा। यानी कि इसने गर्दन तो लंबा किया और उसे अगले जनरेशन में पास ऑन कर दिया। यानी मैंने अगर अपने बेटा मसल्स डेवलप किए तो वो मैं आगे जनरेशन में पास ऑन कर दूंगी। यानी अगर आपने डॉक्टरी की पढ़ाई सीखी, एक्वायर की कुछ स्पेशलाइजेशन, वो आप अपने आगे की जनरेशन में पास ऑन कर दोगे। ठीक है, इसको फटाफट से लिखो। एनवायरमेंट के बाद बेटा फोर्सेस लिखा हुआ है, फोर्सेस। बेटा ये कह रही है, एक बच्ची कह रही है नेक ऑफ जिराफ, ये क्या है भाई? नेक ऑफ जिराफ मतलब जिराफ की गर्दन, और क्या है ये? हिंदी में इसको बोलेंगे गर्दन ऑफ जिराफ। देख रही है ये गर्दन ऑफ जिराफ। कह रही है कि जब पौधे छोटे छोटे थे तब तो ठीक है, अब जब बेटा पौधे का साइज एनवायरमेंट में चेंज हुआ, अब आपको जब इतनी हाइट के प्लांट्स मिलेंगे तो भैया इनको भी तो अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो इनके अनुसार इन्होंने अपने गर्दन को उचकाया और उचका के नेक ऑफ जिराफ मतलब गर्दन, मैं बोलने वाली थी गर्दन की नेक, जिराफ की नेक। डन 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 बच्चों, यस। अब बेटा खुद सोच के देखो, जर्म प्लाज्म की थ्योरी ये कहती है, जो विजमैन की थ्योरी थी, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके इसके इस पॉइंट को डिस्प्रूव किया कि अच्छा ऐसा होता है कि आप जो कैरेक्टर को एक्वायर करते हो, अपने जीवन में सीख के एक्वायर करते हो, वो अपने आगे की जनरेशन में पास ऑन कर देते हो। अच्छा भाई, तो इन्होंने क्या किया, जो माइस है, माइस की पूंछ को कट कर दिया। जब माइस की पूंछ को कट कर दिया तो आपने इस जनरेशन की माइस की पूंछ को कट कर दिया, तो वो आगे की जनरेशन में नहीं आनी चाहिए। लेकिन उन्होंने माइस की जनरेशन को कट कर दिया। मैं बोल रही हूँ माइस की टेल को जब कट किया ना बेटा, तो उन्होंने देखा कि वो अगले जनरेशन में भी उसकी टेल आ रही थी। अगर टेल को कट कर दिया, उसका यूज नहीं हुआ और फिर अगले जनरेशन में आनी भी नहीं चाहिए थी। ऐसा कैरेक्टर जो आपने इस जनरेशन ऑफ माइस को दिया, इस माइस ने उस कैरेक्टर को एक्वायर किया, तो वो आगे की जनरेशन में पास ऑन होगी। उन्होंने 22 जनरेशन तक माइस की बेटा पूंछ को काटा, फिर भी वो टेल बार बार आ रही थी। जिसका मतलब पता है उन्होंने क्या कहा, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी कैरेक्टर पास ऑन नहीं होते हैं। बच्चों आपको क्या लगता है, बेचारा माइस, तुम तो बेटा उसके संगी हो, जीवन साथी हो लग रहा है। सुनो मेरी बात बेटा, ऐसा थोड़ी है कि कोई कैरेक्टर पास ऑन नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है। फिर जेनेटिक्स क्या है, जीन्स क्या है, फिर हम जेनेटिक्स की क्यों बात करते हैं? ऐसा नहीं है कि कोई कैरेक्टर बेटा इनहेरिट नहीं होता है। होता नहीं है क्या? होता नहीं है बेटा, होता है ना, इनहेरिट तो होता है। पर बेटा हमारी बॉडी में, आप तो जेनेटिक्स के बेटा आप मास्टर हो चुके होंगे, है ना। तो बेटा दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक होते हैं जर्म सेल्स, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स। भाई सोमैटिक सेल्स में अगर कोई भी चेंज होता है तो उससे आपके आगे की जनरेशन को कोई लेना देना नहीं है। जर्म सेल्स जो होते हैं, क्योंकि जर्म सेल से ही आगे की जनरेशन डिसाइड हो रही है, जर्म सेल्स जो होते हैं उनमें जो साइटोप्लाज्म, उसे जर्म प्लाज्म बोलते हैं। अगर जर्म प्लाज्म में कोई भी चेंज है तो वो चेंज आगे की जनरेशन में जरूर पास ऑन होगा, उस बंदे की आगे की जनरेशन में। बट उस बंदे के सोमैटिक सेल्स में अगर चेंज हो रहे हैं तो सोमैटिक सेल से जो चेंजेस होते हैं उससे क्या लेना देना है आगे की जनरेशन को? समझ गए बच्चों? यस एवरीबॉडी। He said that only change in the germ plasm will pass on to the next generation. Any change in the somatic cells, any change in the somatoplasm is not inherited. This is called theory of germ plasm by Weizmann, who disproved this point. The theory of inheritance of acquired character of Lamarck भैया। ओके जी, यस
डन 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 डन, ठीक है। चलिए चलिए लिखते हैं एक नोट डाल के, ठीक है, लिखते हैं एक नोट डाल के। थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म by Wiseman, by Wiseman disproved the fact of Lamarck's inheritance of acquired character, inheritance of acquired characters। क्या किया इन भाई साहब ने? He cut the tail of mice, he cut the tail of mice for 22 generations, for 22 generations, but still it appeared in the next generation, appeared in the next generation, still it appeared in the next generation। He says that only change in germ plasm, only change in germ plasm, only change in germ plasm, that is beta germ cell, is passed on to next generation, not the somatic cell changes, not the changes in somatoplasm, not the changes in somatoplasm। बेटा कोई दुखदार समस्या? बहुत सिंपल सी थ्योरी है, बहुत सिंपल सी थ्योरी है, हाँ कि ना? कोई दुखदार समस्या? तो इनकी थ्योरी को काफी इज्जत के साथ में डिस्प्रूव किया गया, ठीक है। रिया बेटा 22 जनरेशन मतलब 22 जनरेशन बेटा, पहले एक जनरेशन आई, जैसे आपकी फैमिली की जनरेशन होंगी ना, आपके पापा की एक जनरेशन, फिर आपके भाई की एक जनरेशन, फिर उसके आगे की जनरेशन, उसके आगे। बेटा जेनेटिक्स पढ़ी, आप जनरेशन पूछ रहे हो मेरे से? बेटा कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तो बहुत बड़ी बेटा आपने एक दुखदायक बात कही है। डन 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 हो गया क्या एवरीवन? डन 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 डन, आगे बढ़े फिर। यस एवरीबॉडी, यस। ठीक है, अब देखो बेटा, इसके बाद वैसे हमें थ्योरी पढ़नी थी डार्विन की थ्योरी, पर हम किसकी थ्योरी पढ़ेंगे? अच्छा पहले एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूं बेटा आपको। अगर अपनी एनसीईआरटी में नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, पूरा जब बेटा थ्योरी खत्म हो जाएगी ना, फिर आप क्या पढ़ना, फिर आप एनसीईआरटी को अपने आप से पूरा पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी मैंने अपनी पुरानी एनसीईआरटी में से निकाला है, 134 में दिया हुआ है, आप मेरे साथ में अभी पढ़ लो। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप बेटा 1 गो में पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेना, कोई लोड मत लेना इसका, ठीक है। इवन बिफोर डार्विन, फ्रेंच नेचुरलिस्ट लेमार्क हैड सेड दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैड अकर्ड ड्रिवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। उन्होंने बोला इवोल्यूशन जो हुआ है वो यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन से हुआ होगा। ही गेव द एग्जांपल ऑफ जिराफ हु इन एन अटेम्प्ट टू फोरेज द लीव्स ऑन टॉल ट्रीज had to adapt by elongation of their necks। उन्होंने बोला कि जिराफ को क्योंकि अगर फोरेज मतलब फीड करना है
बड़े बड़े पेड़ों के पत्तों पर, तो उसको अपने बेटा अंदर चेंज लाना पड़ा और उसने एडाप्टेशन में क्या शो किया, अपनी गर्दन को लंबी कर लिया, ठीक है। और उसने सिर्फ ये नहीं बोला, उसने बोला एज दे पास्ड ऑन दिस कैरेक्टर टू द एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इलोंगेटेड नेक टू द सक्सीडिंग जनरेशन, जिराफ स्लोली ओवर ईयर केम टू एक्वायर लॉन्ग नेक। नोबडी बिलीव्स इन दिस कंजेक्चर एनीमोर। आज के डेट पे कोई इसको बिलीव नहीं करता है, बैकस्लाइड करना है चलो कर लो, ठीक है। तो उन्होंने बेटा बोला कि आज के डेट पे कोई इस पे बिलीव नहीं करता है, और ये जो इनहेरिटेंस वाला पॉइंट इन्होंने कहा ये तो कतई गलत था। आप इसे बेटा फटाफट नोट करो, फटाफट। मैंने बैकस्लाइड कर दी है, आप फटाफट नोट करो। कोई बात नहीं बेटा, यार मैं बोल रही हूँ पेज नंबर अभी बेटा न्यू एनसीईआरटी आप बाद में पढ़ लेना, कोई लोड नहीं है, मेरे साथ अभी पढ़ लो। यस एवरीबॉडी, नहीं बताऊंगी पेज नंबर, नहीं बताऊंगी। मेरी बात तुम्हारे तक पहुंचती नहीं है, तुम्हारे एंटीना बेटा क्या वीक है क्या, या है ही नहीं? एक ही बात को मेरे से 10 बार बुलवाओगे 10 अलग अलग तरीके से। डन डन। बेटा एक बात बताओ, जिसने भी मुझसे ये पूछा कि नीट का पेपर कितनी बार दे सकते हैं, ठीक है, एक बात बताओ बेटा, अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो तो आपका सोचो अप्रोच कितना खराब है। आप इससे ये मत फील करो कि मैम हमें डांट रही है, पर आपका अप्रोच कितना खराब है बेटा। आप अगर यही सोचोगे ना कि मैं कितनी बार दे सकता हूँ, मेरे पास इतने सारे चांसेस होंगे, मेरे पास क्या होगा फलाना ढिमकाना, तो आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो कभी भी फुल ईमानदारी के साथ में नहीं होगा। अगर आप बेटा ये ऑप्शंस रखते रहेंगे ना कि मेरे पास इतने अटेम्प्ट्स होंगे, मैं तो इस 12th के बाद ही दे रहा हूँ, मैं तो ड्रॉप कर लूंगा, तो बेटा ये इंटेंशन बहुत खराब है, बहुत गलत इंटेंशन है। इट इज नॉट अ राइट इंटेंशन। राइट इंटेंशन ये होनी चाहिए कि मेरे पास एक ही अटेम्प्ट है और मेरे को आर या पार करना है, मेरे को ड्रॉप नहीं लेना है, मेरे को इसी अटेम्प्ट में क्लियर करना है। मेरा माइंड बिल्कुल क्लैरिटी है मेरे अंदर कि मुझे इसी अटेम्प्ट में नीट फोड़ना है, मेरे पास एक ही अटेम्प्ट है और इसी एक अटेम्प्ट में मेरे को क्लियर करना है। जब इस बेटा आप एटीट्यूड के साथ में पढ़ाई करोगे तो वो एटीट्यूड आपको सच में उसको क्लियर करने में हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। पर एटीट्यूड अगर ये रहेगा ना कि मेरे पास और अटेम्प्ट्स हैं, मेरे पास ड्रॉप का ऑप्शन है, मेरे पास फलाना है, तो दैट इज रॉन्ग एटीट्यूड बेटा, वेरी रॉन्ग एटीट्यूड सच में, ठीक है। चलो अगला बेटा थ्योरी करते हैं, क्या? पॉपुलेशन थ्योरी। पॉपुलेशन थ्योरी अलग से एनसीईआरटी में ऐसे अलग से नहीं दी हुई है, पर इनके बारे में बहुत अच्छे से बेटा मेंशन किया हुआ है। दिस थ्योरी वाज एक्चुअली गिवन बाय बेटा बाय, एक्चुअल में ना देखो ये अलग से हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन नहीं कहते हैं, एक्चुअल में ना इसको तुम ना पॉपुलेशन थ्योरी को एक नोट डाल के लिखो, क्योंकि पॉपुलेशन थ्योरी जो थी उसने कुछ बातें बताई थी अबाउट पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसको नंबर 2 करने की जगह ना बेटा आप क्या करोगे ना, इसे क्या करोगे, एक नोट डाल के लिखोगे, क्योंकि इस थ्योरी पर बेस्ड बेटा जो थ्योरी थी ना वो थ्योरी थी डार्विन की थ्योरी। तो आप पॉपुलेशन थ्योरी को ना नंबर 2 की जगह ना ऐसे नोट डाल के लिखो। थॉमस माल्थस जो थे उन्होंने पॉपुलेशन थ्योरी दिया था, और अगर आप डार्विन की थ्योरी जानते होंगे ना तो आपको जो बातें मैं अभी बताऊंगी आपको लगेगा कि यार ये तो पॉपुलेशन थ्योरी की बातें हैं। एक्चुअल में डार्विन की थ्योरी 2-3 लोगों के बेटा थ्योरीज पर बेस्ड थी देखा जाए तो, ठीक है। डार्विन भाई साहब अपने बेटा शिप पे ट्रैवल कर रहे थे, HMS बीगल, 5 साल की यात्रा थी उनकी, ठीक है। और उस यात्रा के दौरान उन्होंने साउथ अमेरिका में जो आइलैंड्स थे, गैलापागोस आइलैंड्स, कुछ 20-22 आइलैंड्स है, उनको उन्होंने एक्सप्लोर किया था, उनकी फ्लोरा फोना को ऑब्जर्व किया था। फिर उन्होंने बेटा ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग भी बेटा इस चीज पर काम कर रहे थे, जैसे कि थॉमस माल्थस, जैसे कि अल्फ्रेड रसल वॉलेस। तो इन दोनों से वो डार्विन काफी इन्फ्लुएंस्ड थे, और अगर उनके आप थ्योरी के पॉइंट्स देखोगे ना तो इन्हीं के पॉइंट्स पर उनकी थ्योरी जो है बेस्ड भी थी, ठीक है। चलो देखो अब जब मैं डार्विन के पॉइंट्स बताऊंगी तो तुम्हें लगेगा कि मैम इसी के तो पॉइंट्स हमने पढ़े हुए हैं। पॉपुलेशन थ्योरी जो है, जो आपके पॉपुलेशन के बारे में एक्सप्लेन करती है, थॉमस माल्थस की थ्योरी है। पहले तो हम ये लिखेंगे बाय थॉमस माल्थस, एनसीईआरटी में भी इनके बारे में दिया हुआ है, और वो कहते हैं, थॉमस माल्थस कहते हैं, देखो पॉपुलेशन के पास ना एक कैपेबिलिटी होती है
कि वो ओवर प्रोड्यूस कर जाए। ओवर प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है सबके पास, पॉपुलेशन के पास ये कैपेबिलिटी है भाई। अगर कोई भी पॉपुलेशन बेटा रिप्रोड्यूस करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, ओवर रिप्रोडक्शन हो जाएगा, तो ओवर क्राउडेड बेटा आपको ओवर क्राउडेड पॉपुलेशंस दिखेंगी, पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा जनरली नहीं होता है। मोर और लेस बेटा आपको पॉपुलेशन का जो साइज होता है वो कांस्टेंट दिखता है। पता है इसका क्या रीजन है? इन्होंने ये कहा, इन्होंने बोला सीजनल फ्लक्चुएशंस को छोड़कर नॉर्मली पॉपुलेशन, सीजनल फ्लक्चुएशन मतलब सीजन में अगर फ्लक्चुएशंस हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं, तो वो अलग बात है, पर उसको छोड़कर पॉपुलेशन का जो साइज होता है वो मोर और लेस सेम होता है। हालांकि उसके पास ये टेंडेंसी जरूर है कि वो ओवर रिप्रोड्यूस कर जाए, पर ऐसा वो कर नहीं पाती है क्योंकि नेचर उस पे रखती है कंट्रोल। नेचर उस पे कंट्रोल रखती है क्योंकि रिसोर्सेस आपके बेटा अनलिमिटेड नहीं है। रिसोर्सेस उसके पास अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड रिसोर्सेस होते तो बेटा करती जाती, रिप्रोड्यूस करती जाती करती जाती करती जाती करती जाती करती जाती, बट ऐसा नहीं होता है। नेचर उस पे चेक रखती है। रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं है, बिकॉज रिसोर्सेस लिमिटेड है तो आपकी पॉपुलेशन का साइज भी बेटा एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करता है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला एक पॉपुलेशन को अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको देख के ऐसा लग सकता है कि यार ये तो सेम सेम है, लेकिन नो टू इंडिविजुअल्स आर सेम इन अ पॉपुलेशन। उन्होंने बोला आपको फिजिकली ऑब्जर्व करके लग सकता है कि यार ये पॉपुलेशन की इंडिविजुअल तो सेम सेम लग रहे हैं, सिमिलर टाइप के हैं, बट नो टू इंडिविजुअल्स आर इन फैक्ट सिमिलर। उनमें वेरिएशंस होती हैं, उनमें आपस में वेरिएशंस होंगी, ये बात भी इन्होंने कही। समझ में आ गई बच्चों बात? तो थॉमस माल्थस के कुछ पॉइंट्स है जो एनसीईआरटी में कहे गए हैं, जो हमें लिखने हैं बच्चों। ठीक है, क्या बोला इन्होंने? ओवर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है पॉपुलेशन के पास, पर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है। ठीक है, नंबर 2 उन्होंने कहा कि नो टू इंडिविजुअल्स आर सेम। एक पॉपुलेशन में अगर आपको देख के भी सिमिलरिटी लग रही है, बट ऐसा दो इंडिविजुअल कभी सिमिलर नहीं होंगे, उनमें वेरिएशंस होती हैं। पॉपुलेशन का साइज स्टेबल होता है एक्सेप्ट सम सीजनल, बोलने वाली थी मैं, सीजनल फ्लक्चुएशंस। ये पॉपुलेशन थ्योरी के बेटा कुछ पॉइंट्स थे, कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं मुझे ऐसा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं पॉपुलेशन जब बेटा यहां से रीड करवाऊंगी तो मैं आपके अगर कुछ पॉइंट्स छूट गए होंगे तो मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगी। अब आप बेटा खुद ही सोच के देखो ना, क्या बेटा ये डार्विन के पॉइंट्स इससे इन्फ्लुएंस्ड नहीं थे? डार्विन ने खुद बेटा इसकी बात की थी, रिसोर्सेज लिमिटेड होना। बेटा आप मुझे बताओ, नेचर ये चेक क्यों रख रहा है? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या लॉजिक है? आपने डार्विन की थ्योरी में पढ़ा होगा, कॉम्पिटिशन होता है, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल हो रहा है, जो आप लोग तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। विपिन वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? आप खुद सोच के देखो बच्चों कि अगर नेचर आप पे चेक ना रखे, आपकी ग्रोथ होगी ही नहीं। एक इंडिविजुअल की ग्रोथ जो होती है वो उसके आगे आने वाले चैलेंजेस से होती है। आपके अगर बेटा प्रोसेस को इतना स्मूथ कर दिया जाता ना, और आपसे कहा जाता कि बेटा कोई नहीं तेरे को सीट मिल जाएगा, लोड लेने वाली बात नहीं है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे को सीट मिल जाएगी, तो बेटा तुम कतई 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 मेहनत नहीं करते, चाहे तुम कितना भी झूठ बोल लो, तुम नहीं करते। वो जो ऑब्स्टिकल्स तुम्हारे पास आते हैं ना, और देखो वही होता है ना बेटा, वो ऑब्स्टिकल्स तुम्हारे सामने आए वो तुम्हारी ग्रोथ करवाते हैं। एक्चुअल में जब नेचर चेक रखता है ना बेटा, नेचर चेक रख रहा है, रिसोर्सेस लिमिटेड दे रहा है, तो सारे इंडिविजुअल्स आपस में अलग अलग हैं, जिनके अंदर एक्चुअल में एडवांटेजियस कैरेक्टर्स होते हैं, अच्छे वेरिएशंस होते हैं, या तुम बेटा, तुम्हारे अंदर अगर बेटा वो चीज आई कि यार मेरे पास चैलेंज है और मुझे अपने अंदर ये चेंजेस करने हैं, तो तुम बेटा पॉजिटिव एंड की तरफ बढ़ते जाओगे और तुम सेलेक्ट हो जाओगे। वही है तो नेचर भी बेटा वो चेक रखती है, और तुम्हारे सामने भी कभी ऑब्स्टेकल आता है तो तुम हमेशा ये सोचो कि वो तुम्हें ग्रो कराने में मदद करेगा। और सच बताऊं, एक्चुअल में ज्यादातर अगर बेटा आप देखोगे, अगर आपकी बेटा इतनी ज्यादा स्मूथ चीजें चलती गई तो आप एक्चुअल में आपका फुल पोटेंशियल कभी यूटिलाइज ही नहीं हो पाएगा, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा आपका फुल पोटेंशियल क्या है। ऑब्स्टिकल्स आना बहुत कॉमन है, और जो इंसान उस ऑब्स्टिकल को ढंग से बेटा हैंडल करता है और पॉजिटिवली उस पर काम करता है, ना कि उससे डिमोटिवेट हो जाता है, तो बेटा वो इंसान बहुत अच्छे से ग्रो भी करता है और उसके बेटा अंदर भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ऑब्स्टिकल सबके पास है,
जिसने जैसे हैंडल किया बेटा उसकी ग्रोथ उस पर डिपेंडेंट हो गई। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक दैट। अब बेटा बहुत ज्ञान की बातें इस चैप्टर में बेटा होती रहेंगी। पहले माल्थस के ज्ञान को हम लिख लेते हैं। he said population has a tendency to over reproduce, but it cannot as nature keeps a check, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। ठीक है, देन population size is almost stable except some seasonal fluctuations, कॉपीड तो नहीं बोलो, पर हाँ कुछ पॉइंट्स तो बेटा इन्हीं के थे देखा जाए तो। लोग कहते हैं वो इनकी थ्योरी से इंस्पायर थे, दैट इज अ बेटर वर्ड। भाई 47 मिनट्स हो गए क्या? अरे भाई ठीक है, देखा जाए तो देखो इनके थ्योरी पर बेस्ड तो थे। अब वही बोलते हैं ना बेटा, जीवन में वही है, अब वही है बेटा, ऐसा ही है जो है दुनिया का नियम, जिसका नाम आ गया, जिन्होंने अपना काम शो कर दिया, बस। ठीक है, चलो क्या कह सकते हैं बेटा, अब आपको दुख करने की जरूरत नहीं है, आपको इनके दुख में बेटा शामिल होने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ फिर इन्होंने बोला नो टू इंडिविजुअल्स आर सेम इन अ पॉपुलेशन, इवन दो आपको ऊपर से बेटा फिनोटाइपिकली आपको देख के लगेगा कि वो सेम है, इवन दो हाँ एक्सटर्नली वन में फील सो। इसको फटाफट से नोट करो, एनसीईआरटी में इसकी रीडिंग कराऊंगी, फिर हम अपने डार्विन की बेटा थ्योरी बताएंगे। डार्विन्स थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन, ऐसा बोलते हैं, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन थ्योरी। इनकी थ्योरी पर डेफिनेटली उनकी थ्योरी बेस्ड थी। इनफैक्ट एल्फ्रेड रेसल वॉलेस, अनदर बेटा, ही वॉज अ नेचुरलिस्ट, तो वो भी बेटा जो उनकी भी कहानी थी, उनसे भी कहीं ना कहीं डार्विन इंस्पायर्ड थे, और डार्विन की थ्योरी के पॉइंट्स उनसे भी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थे। ठीक है, डन कर दो बच्चा पार्टी, यस। ओए जीनू शीनू मत करो यार बेटा कमेंट्स में, बहुत गलत बात है। सीजनल फ्लक्चुएशंस का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, चेंजेस, फ्लक्चुएशन मतलब चेंजेस, आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो बच्चों। सीजनल फ्लक्चुएशन मतलब चेंजेस। मैम आप इंटरैक्टिव सेशंस लेते रहिएगा। अलीजा बेटा आई विल डेफिनेटली ट्राई टू। ठीक है, डन करो, डन बच्चा बाड़ी, जल्दी जल्दी जल्दी। पक्की बात? मैम इसे इंस्पायर नहीं चोरी कहते हैं। ना 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 बेटा ऐसे नहीं कहते हैं। चलिए चलिए चलिए,
ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस, ये ओल्ड एनसीईआरटी में 136 पेज नंबर पे दिया हुआ है कहीं। इट इज पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशंस इन्फ्लुएंस्ड डार्विन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर फैक्चुअल। नेचुरल सिलेक्शन का वर्ड बेटा, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन ने क्या कहा था, किससे सिलेक्शन होता है, नेचुरल सिलेक्शन से, उनके अकॉर्डिंग। अब जब मैं आपको म्यूटेशन थ्योरी पढ़ाऊंगी तो ह्यूगो डिवरीज ने कहा म्यूटेशन से एवोल्यूशन होता है, डार्विन ने कहा नेचुरल सिलेक्शन से एवोल्यूशन होता है। तो उन्होंने बोला कि नेचुरल सिलेक्शन का जो जितने भी पॉइंट्स थे ना, वो एक्चुअल में कुछ फैक्ट्स थे, फैक्चुअल पॉइंट्स थे जो उनके ऑब्जर्वेशन थे, जो फैक्ट्स बेटा आपके पॉपुलेशन थ्योरी में दिए गए हैं। जैसे कि, और कुछ फैक्ट्स बेटा जो कि हमें सबको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, पॉपुलेशन का साइज स्टेबल होता है, सीजनल फ्लक्चुएशंस को छोड़ दें तो, मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स, इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस आर इनहेरिटेड। बोला कि ये कुछ कुछ चीजें फैक्चुअल है जो ऑफकोर्स पॉपुलेशन थ्योरी की थी कि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं पॉपुलेशन के उनमें वेरिएशंस होती हैं, उनमें चेंजेस होते हैं, सुपरफिशियली वो एक जैसे लग सकते हैं बट उनमें वेरिएशंस होती हैं, और ज्यादातर वेरिएशंस जो होती हैं वो इनहेरिट हो जाती हैं, ठीक है। द फैक्ट दैट थ्योरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ एवरीवन रिप्रोड्यूस मैक्सिमली, this fact can be seen in a growing bacterial population, and the fact that the population size in reality are limited means only that there has been competition for resources and only सब survived। ये आगे बेटा डार्विन की थ्योरी आ जाएगी तो वो आगे मैं आपको बताऊंगी। बोला कि यार अगर हम थ्योरेटिकली ये सोचे ना कि पॉपुलेशन का साइज एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, तो ये तो वही वाली बात हो जाएगी जैसे आपको बेटा बैक्टीरियल पॉपुलेशन में दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखती है, बट एक्चुअल में अगर आप थ्योरेटिकली ना देखें और एक्चुअल में आप देखें तो पॉपुलेशन का जो साइज होता है वो रियलिटी में लिमिटेड होता है, जिसका मतलब है कि रिसोर्सेस लिमिटेड रहे होंगे, आपस में कंपटीशन रहा होगा, जो बेस्ट रहा होगा वो सरवाइव कर गया होगा, जो बेस्ट नहीं रहा होगा वो सरवाइव नहीं करा होगा। That is what was the theory given in the theory of natural selection by Darwin। अब हम डार्विन की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। Yes everybody, आगे बढ़ जाएं। Yes, चलो ठीक है। तो डार्विनिज्म पढ़ने वाले हैं, दैट इज द थ्योरी ऑफ डार्विन ऑफ कोर्स। और इनके बेटा ये पॉइंट्स बाद में लिखना, ये सारे इनके पॉइंट्स थे ऑफ कोर्स। इनकी कुछ बातें पहले हम लिखते हैं कि इन्होंने बेटा ट्रैवल किया था, एक होमवर्क देके जा रही हूं, ट्रैवल्ड इन शिप जिसका नाम था HMS, रिसर्च प्रोजेक्ट था वैसे तो इनका, जिस रिसर्च की यात्रा पे ये निकले थे, HMS बीगल। HMS का बेटा फुल फॉर्म तुम्हें पता करना है, ठीक है। ये इनके शिप का नाम था HMS बीगल, ठीक है। और 5 इयर्स की बेटा उनकी वॉयज, 5 इयर्स की उनकी यात्रा थी। और इस यात्रा के दौरान उन्होंने साउथ अमेरिकन कुछ आइलैंड्स, गैलापेगोस आइलैंड्स में जायंट टॉर्टॉइज बहुत फेमस है जिनको उन्होंने ऑब्जर्व किया, डार्विन के फिंचेस, स्मॉल बीक, ब्लैक बीक बर्ड्स, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फ्लोरा और फौना को उन्होंने ऑब्जर्व किया। और उन बेटा ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड थी उनकी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। HMS बीगल पे बेटा जब वो सफर पे निकले, उन्होंने आइलैंड्स को एक्सप्लोर किया, तो उन्होंने वहां के यूनिक स्पीशीज को देख के ऑफ कोर्स उनके अंदर बेटा ये सारी जो है आइडियाज या सारे जो उनके थॉट्स आए वो यूनिक स्पीशीज को देख के आए, ठीक है। हाँ चलो, तुम लोग को तो बेटा पता ही है, हर मैजेस्टी शीप, शीप नहीं शिप, हर मैजेस्टी शिप, ठीक है, पता है। चलो लिख ही लो फिर, हर मैजेस्टी शिप, ठीक है। HMS बीगल ऑब्जर्व्ड द फ्लोरा एंड फौना, द फ्लोरा एंड फौना ऑफ गैलापेगोस आइलैंड ठीक है। और आप आगे बेटा पढ़ोगे भी डार्विन फिंचेस के बारे में। डार्विन फिंचेस बहुत पॉपुलर है क्योंकि डार्विन ने वो जो स्मॉल बीक, ब्लैक बीक बर्ड्स देखी थी ना,
उन पर उनकी एक मतलब कहानी, उनकी एक ऑब्जर्वेशन पर एक थ्योरी दी गई है जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे, ठीक है। यस यस, ठीक है। तो ये इन्होंने बेटा इस यात्रा पे निकले और यात्रा पे निकल के उन्होंने बेटा फ्लोरा और फौना को ऑब्जर्व किया। साउथ अमेरिका की आइलैंड्स थी, गैलापागोस आइलैंड, और इनकी एक बुक भी थी जो बहुत ही फेमस बुक थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। मतलब मैं क्या बताऊं बेटा कितनी फेमस थी, जिन्होंने इनको काफी फेमस किया ऑब्वियसली, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है, दैट वाज हिज बुक। अब इनके पॉइंट्स क्या क्या थे बेटा, ये सारे पॉइंट्स बेटा इनके थे जो ऑफ कोर्स आप कहीं ना कहीं देखोगे कि माल्थस की थ्योरी पर बेस्ड है या इन्फ्लुएंस्ड है। इन्होंने कहा डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन होता है मेरे बच्चों, ठीक है, एक एक करके लिखना, सारे मत लिखना। इन्होंने डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन की बात की। देखो इन्होंने कहा कि एक पॉपुलेशन, जैसे कि उन्होंने भी कहा था पॉपुलेशन बेटा रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इन्होंने कहा उसी पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके कहा कि अलग अलग इंडिविजुअल और अलग अलग स्पीशीज अलग अलग टाइम पे रिप्रोड्यूस करती है, अलग अलग एज पे रिप्रोड्यूस करती है, और अलग अलग रेट से रिप्रोड्यूस करती है। बेटा किसी भी स्पीशीज का जो रिप्रोडक्शन करने का एज है, जो रिप्रोडक्शन करने का रेट है, वो अलग होता है। ऑफ कोर्स आपको भी पता है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो डिफरेंट स्पीशीज रिप्रोड्यूस एट डिफरेंट एज एंड डिफरेंट रेट, जिसे बोला जाता है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। क्या बोला बेटा इसका मतलब क्या बोला, डिफरेंट स्पीशीज reproduce at different age and different rate. अब बेटा ऑब्वियस सी बात है कि मैम रिप्रोड्यूस तो चलो करती है, कोई भी पॉपुलेशन के जो मेंबर्स है चलो रिप्रोड्यूस तो करती है, बट ओवर पॉपुलेशन तो नहीं हो रही है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। सेकंड पॉइंट इन्होंने कहा रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, जब आपकी मेडिकल की सीट्स लिमिटेड है, तो आप लोग आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। रिसोर्सेज लिमिटेड है तो बेसिकली एक्चुअल में पता है क्या कहना चाहिए, रिसोर्सेज लिमिटेड है तो एक्चुअल में बच्चों मुझे कहना चाहिए कि कंपटीशन होगा। कहना चाहिए कि नहीं, आप में भी बेटा आपस में कंपटीशन हो रहा है, अपने आप से रिलेट करो, कंपटीशन अकर्स, हाँ कि ना, हाँ कि ना बच्चों। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो मैम कंपटीशन होगा, और कंपटीशन मैम कंपटीशन से ही तो पता चलेगा ना, कंपटीशन हो रहा है मतलब ही बेटा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कंपटीशन हो रहा है मतलब ही बेटा व्हाट इज इट लीडिंग टू, इट मींस देयर इज अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। आप अपनी एग्जिस्टेंस के लिए फाइट मार रहे हैं। अब बेटा स्पीशीज के टर्म्स में हम बोलते हैं कि अगर एक ही स्पीशीज के मेंबर्स आपस में कंपीट कर रहे हैं, एक ही स्पीशीज के मेंबर आपस में कंपीट कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। और अगर एक स्पीशीज का मेंबर दूसरी स्पीशीज के मेंबर से कंपीट कर रहा है तो उसे बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। दो तरीके के कंपटीशन है, आपस में अगर एक ही मेंबर ऑफ स्पीशीज बेटा आपस में कंपीट कर रही है तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, और अगर बेटा अलग अलग स्पीशीज के मेंबर आपस में कंपीट कर रहे हैं दैट इज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, है ना। कंपटीशन बेटा आप लिख लो, वैसे तो कहीं कहीं पे ये भी दे देते हैं दो तरीके के कंपटीशन, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन एंड बेटा एक होता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। एक्चुअल में डार्विन कहते हैं कि जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होती है, जो दो अलग अलग बेटा स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में होती है, यही एक्चुअल में इवोल्यूशन कॉज करता है, इसी से ये इवोल्यूशन होता है। इनके अकॉर्डिंग मेन जो इवोल्यूशन के लिए कंपटीशन रिस्पॉन्सिबल है वो है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, अलग अलग मेंबर्स के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। तो इंट्रा मतलब within the member of same species, within the members of same species
एंड इंटर मीन्स बेटा बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। एक्चुअल में उनके अकॉर्डिंग दिस कॉजेज एवोल्यूशन। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, कंपटीशन तक कोई दुखदार समस्या, कंपटीशन तक कोई दुखदार समस्या? यस एवरीबॉडी। आगे की बात करें, अब बेटा होगा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब क्या होगा? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से देखो क्या होगा, आप भी स्ट्रगल कर रहे हो एग्जिस्टेंस के लिए। और पॉपुलेशन थ्योरी में बेटा क्या कहा था? नो टू इंडिविजुअल्स आर सेम, सब में वेरिएशंस होती हैं। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रही हूं, क्योंकि बेटा क्या होता है ना, ये जो वेरिएशंस वाला वर्ड है ना, ये कंपेयर किया जाता है म्यूटेशन से, क्योंकि डार्विन ने वेरिएशंस की बात की थी, वेरिएशन से आगे जाके इवोल्यूशन होगा, और जो म्यूटेशन थ्योरी थी वो म्यूटेशंस की बात करता है। अभी मैं आपको बता रही हूं, सुनो, ठीक है। तो इन्होंने वेरिएशंस की बात की कि भैया मेरे अंदर कुछ वेरिएशन, मेरे अंदर जो चीज है वो आपसे अलग है, आपके अंदर जो चीज है वो किसी और से अलग है, किसी और के अंदर जो चीज है वो किसी और से अलग है। हम सब में वेरिएशंस है, बट वेरिएशंस जो है ना बेटा वो शो नहीं होती जब तक की जरूरत नहीं है। जब तक की जरूरत नहीं है वेरिएशन स्मॉल होती है, बहुत स्मॉल वेरिएशंस है। मेरे से आपकी वेरिएशन, या मेरे से मेरे बहन की वेरिएशन, या मेरे से मेरे भाई की वेरिएशंस यानी चेंजेस, डिफरेंसेस जो हैं स्मॉल वेरिएशंस होती हैं। और एक समझना बेटा मेरी बात ध्यान से, जैसे कि आप दो लोग हैं या आप सारे लोग हैं, ये लोग आप लोग कंपटीशन कर रहे हैं, स्ट्रगल हो रहा है एग्जिस्टेंस के लिए। अब बेटा हो सकता है कि कोई एक बंदा बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग हो, वो अपने बेटा नींद को त्याग के, नींद को ऐसे त्यागना नहीं होता है, ये कोई आइडियल बेटा बात नहीं है। पहली बात तो एक प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, ऐसे बेटा बिना सोए कोई बेटा नीट एग्जाम नहीं क्रैक करता। मेरे कहने का मतलब है नींद को बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके, अपने बेटा फैमिली टाइम को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके, अपने ये जो सेलिब्रेशंस वगैरह है उसके टाइम को कॉम्प्रोमाइज करके उसने नीट की तैयारी करी। उसने अपने अंदर बेटा अच्छी वेरिएशंस डेवलप की, उसने अपने अंदर अच्छे चेंजेस, भैया इसको भी रहने देना, अच्छे चेंजेस आए उसके अंदर। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर वो वेरिएशंस किसी एक बेटा इंसान के अंदर है तो वो उसको सिलेक्ट होने में ज्यादा हेल्प करेंगी रैदर देन एक ऐसा बच्चा जिसके अंदर वो कुछ क्वालिटीज है ही नहीं। वेरिएशंस भी अलग अलग टाइप की होती है, यूजफुल एंड नॉट यूजफुल, ठीक है। यूजफुल वेरिएशंस जो होती है नेचर से हमेशा सपोर्ट होती है। नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जाम्पल भी है बेटा, धीरे धीरे समझना, ये टॉपिक बिल्ट होगा, ठीक है, धीरे धीरे। एक माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट है जिससे एक्चुअल में वेरिएशंस को समझा जाता है। अभी मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता दे रही हूँ, आगे हमें प्रॉपरली इसे बनाना है। एक्चुअल में एक माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट है जो कि डार्विन की थ्योरी का, नेचुरल सिलेक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसने बोला कि माइक्रोब्स हैं बहुत सारे, ठीक है, माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, ये सारे इंडिविजुअल्स है। आपको नहीं पता है अभी किसके अंदर क्या क्वालिटी है, किसके अंदर क्या क्वालिटी नहीं है, आपको नहीं पता, वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह रहा है, आपको नहीं पता है कि कौन से ये पिंक वाले समझ लो कि कुछ अच्छे वेरिएशन होंगे, फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली मैं मान रही हूं, ठीक है, और येलो वाले हैं जो नॉर्मल वाले हैं। इन्होंने बोला कि ये माइक्रोबियल पॉपुलेशन का जैसे ही हम एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, एनवायरनमेंट चेंज किया मतलब बेटा हमने इनको कोई तो बेटा, जैसे तुम्हारे लिए नीट एग्जाम क्या है, तुम्हारा एक तरीके का टेस्ट है, तुम्हारी एक तरीके का स्ट्रगल है, एक तरीके का तुम्हारा टेस्ट है ना। तो उससे क्या होता है कि अभी सबके पास वेरिएशन है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन अच्छा वाला है, कौन अच्छा वाला नहीं है। जैसे ही तुम्हारे अंदर बेटा मैं एक वो दे दूं ना, तुमको एक टेस्ट दे दूं, तुमको एक ऑब्स्टेकल दे दूं, तो उस ऑब्स्टेकल को जो लोग क्रॉस कर जाएंगे, जिसके पास अच्छे वेरिएशन थे, जिसने पढ़ाई लिखाई की थी, जिसने मेहनत की थी, वो सिलेक्ट हो जाएगा उस नए एनवायरमेंट पे। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। जैसे ही मैंने इसको चैलेंज किया और मैंने एक इसको नया एनवायरमेंट प्रोवाइड किया, तो हमें नजर आता है कि उस नए एनवायरमेंट में ना कुछ ही माइक्रोब सर्वाइव कर पाए। उससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि भैया सब में वेरिएशंस थी, बट इनके पास जो वेरिएशंस थी ना वो अच्छी वेरिएशंस थी, और इसने इसको हेल्प किया नए एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। और देखो अगर सारे सर्वाइव कर जाते तो फिर हम ये बोलते कि सारे सर्वाइव कर गए, यानी कि इनमें कोई वेरिएशंस ही नहीं थी, इनमें कोई चेंजेस ही नहीं थे, सारे एक ही जैसे थे। बट ऐसा नहीं होता है, वेरिएशंस होती हैं, एडवांटेजेस हो सकती है, डिसएडवांटेजेस भी हो सकती हैं, एडवांटेजेस भी हो सकती है, डिसएडवांटेजेस भी हो सकती हैं। एडवांटेजेस वेरिएशंस जो होती है नेचर उसको हमेशा सपोर्ट करती है,
नेचर हमेशा उसको फेवर करती है और नेचर हमेशा उसी को सिलेक्ट करती है, जिसे कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। क्या मेरी बात आप लोग थोड़ी थोड़ी रिलेट कर पाए, हाँ कि ना बच्चों? यस एवरीबॉडी। ये पूरा मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी। यानी कि इंडिविजुअल में वेरिएशंस, अरे भैया आपको दिक्कत है, यानी बेटा सब में वेरिएशंस है, एडवांटेजियस वेरिएशंस भी होती हैं, डिसएडवांटेजियस वेरिएशंस भी होती हैं। और ये वेरिएशंस बेटा अगर एडवांटेजियस होंगी तो आपके नेचर जो है आपको फेवर करेगा, आपका सिलेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। बट इसमें बेटा एक बात आती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सब मेरी बात समझना, ऑब्वियस सी बात है, जिसके अंदर बेटा क्या हुई, अच्छी वेरिएशंस हुई, वही सर्वाइव किया, वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। बट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो वर्ड था ना, वो डार्विन का नहीं था। एक्चुअल में मतलब तो वही बनता है ना, अच्छी वेरिएशंस है, अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सर्वाइव कर गया, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही नेचर ने उसको सिलेक्ट किया, नेचुरल सिलेक्शन हुआ। बट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वर्ड आपके डार्विन का नहीं था। ये जो वर्ड था ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि कंपटीशन होता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है, बेस्ट ऑफ बेस्ट जो होती है उसका सर्वाइवल होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर, उनका वर्ड था। लेकिन कहानी जो थी नेचुरल सिलेक्शन की वो डार्विन की थी। क्या मेरी बात समझ गए? इनके अकॉर्डिंग वेरिएशंस जो होते हैं स्मॉल होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं। बेटा अभी आपको ना डायरेक्शनल का मतलब धीरे धीरे समझ में आएगा। डायरेक्शनल नहीं, कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस मतलब वो हर जनरेशन में आपको दिखेंगे, वो हर जो कि सच्चाई नहीं होती। जरूरी नहीं है बेटा कि वेरिएशंस कंटिन्यूअस हो, बट ये कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस आपको तब समझ में आएगा जब मैं अभी म्यूटेशंस आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? मतलब कि बेटा अगर वेरिएशंस जो हैं अगर वो कंटिन्यूअस है, मतलब कि अगर मेरे पेरेंट्स में कोई वेरिएशंस है तो वो मेरे अंदर आएगी ही आएगी। ठीक है, और मेरे अंदर कोई चीज है तो वो उसके आगे आएगी ही आएगी। इनके अकॉर्डिंग वेरिएशंस कंटिन्यूअस होते हैं। वेरिएशन कंटिन्यूअस हो सकते हैं बेटा, आ सकते हैं, पर हमेशा होते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता बेटा। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस भी होते हैं, ऐसे भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ऐसे भी कुछ चेंजेस होते हैं जो हर जनरेशन में नहीं दिखते, दिख भी सकते हैं, नहीं भी दिख सकते। बट इन्होंने डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस के बारे में कोई बात नहीं कही। इन्होंने कहा वेरिएशंस जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और वो कंटिन्यूअस होते हैं, और वो कंटिन्यूअस होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? यस। तो पहले इनकी बातें बेटा, जो काफी सारी मैंने आपको ज्ञान की बातें बताई, पहले वो लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हुआ, वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू डार्विन, अकॉर्डिंग टू डार्विन वेरिएशंस क्या होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी नीट में ना कभी कभी डायरेक्ट ये लाइंस दे देते हैं कि इनके अकॉर्डिंग वेरिएशंस लार्ज है या स्मॉल, स्मॉल एंड कंटिन्यूअस है इनके अकॉर्डिंग। इनफैक्ट ये बेटा इनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि इन्होंने डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस के बारे में बात ही नहीं की, जो हर जनरेशन में नहीं आती है। कंटिन्यूअस की स्पेलिंग क्या होती है भाई? कंटिन्यूअस, UOUS। ठीक है, अब वेरिएशंस मे बी एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस हेल्प्स इन सर्वाइवल। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर selects the fittest individual, ठीक है, टर्म गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। अच्छा, इनके अकॉर्डिंग फिटनेस की क्या डेफिनेशन है? इनके अकॉर्डिंग फिटेस्ट कौन है? जैसे बेटा हमारे नीट के एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं बता सकती हूँ, फिटेस्ट वो है जो नीट में बहुत अच्छा स्कोर लेके आया, वो सबसे फिट इंडिविजुअल है ना। मैं आपके टर्म्स में ये बोल सकती हूँ वो सबसे फिट इंडिविजुअल होगा जो अच्छा स्कोर किया।
बट बेटा डार्विन के टर्म्स में फिटेस्ट इंडिविजुअल कौन है? नेचर जिसको सबसे अच्छा कह रही है, फिटेस्ट इंडिविजुअल कह रही है, वो फिटेस्ट इंडिविजुअल कौन है? उसके अकॉर्डिंग बेटा जो रिप्रोडक्टिवली सबसे ज्यादा फिट होता है ना, जो रिप्रोडक्टिव, उनके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो होती है वो सबसे अल्टीमेट फिटनेस है। इनके अकॉर्डिंग जो बेटा फिटेस्ट इंडिविजुअल होता है वो रिप्रोडक्टिवली सबसे ज्यादा फिट है। इनके अकॉर्डिंग फिटेस्ट इंडिविजुअल मतलब ये बात करते हैं रिप्रोडक्शन के टर्म में, क्योंकि हम इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। इवोल्यूशन तो जनरेशन से ही आएगा ना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो इनके अकॉर्डिंग जो रिप्रोड्यूस कर पाए ना प्रॉपर, रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो है वो अल्टीमेट फिटनेस है। और हम तो बोलते भी है बेटा इंडिविजुअल का जो जन्म हुआ है दैट इज एक्चुअली टू रिप्रोड्यूस द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, राइट, द एबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स स्पीशीज। तो बोला जो सबसे ज्यादा रिप्रोडक्टिव फिटनेस फिट है वही सबसे ज्यादा फिट है। ठीक है, यहां तक बेटा हो गया हो तो एक बारी बता दो यस। डन डन। दो बातें और बतानी है मुझे जो डायरेक्ट लाइन से पूछा जाता है। व्हाट आर द टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विन थ्योरी? दो की कॉन्सेप्ट्स क्या है इनका? जो पहला की कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन, एक बताता है इनका जो टू की कॉन्सेप्ट्स मैं बता रही हूं डार्विन के थ्योरी के, एक बताता है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन और एक बताता है व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन। ये जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है ना, जो हमने पूरा पढ़ा कि भैया लोग होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं अलग अलग रेट से, अलग अलग एज से, सब में वेरिएशंस होती हैं, किसी में अच्छी वेरिएशंस, किसी में खराब वेरिएशंस। अच्छी वेरिएशंस उसको सर्वाइव करने में हेल्प करेगी और जिसमें अच्छी वेरिएशन होगी, जो रिप्रोडक्टिवली सबसे ज्यादा फिट होगा, नेचर उसको फेवर करेगी, नेचर उसको सिलेक्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन से ना बेटा मैकेनिज्म पता चलता है कि इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। नेचुरल सिलेक्शन से मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन पता चल रहा है। जैसे लेमार्क क्या कह रहे थे? लेमार्क कह रहे थे यूज जितना ऑर्गन करते जाओ वो डेवलप हो गया, जो नहीं करोगे नहीं डेवलप हुआ। उनके अकॉर्डिंग ये रहा होगा मैकेनिज्म एवोल्यूशन का। डार्विन के अकॉर्डिंग क्या मैकेनिज्म रहा है? नेचुरल सिलेक्शन। उनके अकॉर्डिंग नेचुरल सिलेक्शन से ही इवोल्यूशन हुआ। और दूसरा एक बेटा उनका कॉन्सेप्ट है ब्रांचिंग डिसेंट। वो ये बताता है क्या पैटर्न है एवोल्यूशन का, क्या तरीका है एवोल्यूशन का। अब मैं आपको बताती हूं, ठीक है? यस, डन डन कर लिया बेटा यहां तक? तो एक बारी बता दो यहां तक बेटा डन कर लिया है तो एक बारी बता दो यस। फिर बेटा मैं पीछे नहीं करूंगी, जल्दी जल्दी जल्दी। डन, चलो स्टार मार्क करके लिखना बेटा। टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी। टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी। नंबर 1, जिसके बारे में अभी हमें बेटा लिखना नहीं है, हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, नेचुरल सिलेक्शन। नंबर 2, ब्रांचिंग डिसेंट। ये नेचुरल सिलेक्शन बताता है मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन कैसे हुआ, वो जो पूरी कहानी हमने पढ़ी कि स्ट्रगल होता है। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो अरे यार, शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई लोड नहीं है। कैसे लिख सकते हो बच्चों? ऐसे लिख दो कि ऑर्गेनिजम्स थे, रिसोर्सेस लिमिटेड थे, ठीक है, और कंपटीशन हुआ, वेरिएशंस थे, जो बेस्ट इंडिविजुअल था वो सिलेक्ट हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया। यानी कि ये बता रहा है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, हाउ एवोल्यूशन टुक प्लेस, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन।
ब्रांचिंग डिसेंट आपको बताता है पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन, क्या डायरेक्शन रही है एवोल्यूशन की। बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रांचिंग का मतलब, ब्रांचिंग डिसेंट मतलब आपको पॉपुलेशन जो दिख रही है वो कहीं से तो आई होगी, यानी कि बोला कहीं से तो शुरुआत हुई होगी ना, कोई एक पॉपुलेशन रहा होगा। जब वो पॉपुलेशन एक जगह पे सरवाइव कर रहा था, अब नेचर में सालों साल कुछ चेंजेस आए। जब सालों साल बेटा कुछ चेंजेस आए तो पॉपुलेशन बेटा, एक पॉपुलेशन से समझो फॉर एग्जांपल 2 पॉपुलेशन बन गई, डिवाइड करते गए ना आगे। अब हो सकता है बेटा आगे की जो कंडीशंस आई, आगे की जो नेचर में कंडीशन आई, ये पॉपुलेशन स्टार्टिंग की है, ठीक है। आगे की जो नेचर में कंडीशंस आई उसमें बेटा सपोज फॉर एग्जांपल ये बेटा सरवाइव नहीं कर पाए, ऐसी कुछ बेटा स्थिति आई, ऐसे कुछ नेचर ने कंडीशंस लाए, वो सरवाइव नहीं कर पाई, ठीक है। फिर आगे बेटा, फिर ये पॉपुलेशन बेटा ऑफ कोर्स नया एनवायरनमेंट आएगा, हो सकता है इनमें ब्रांचिंग हो। इनमें ब्रांचिंग हो तो बेटा किस किस डायरेक्शन में ब्रांचिंग हो सकती है, अलग अलग डायरेक्शन में। एक्चुअल में ब्रांचिंग डिसेंट ये बताती है, ब्रांचिंग डिसेंट बेटा ये बताती है कि ब्रांचिंग डिसेंट, ब्रांच आपको दिख रहा है ना, किसी एक पॉपुलेशन से बेटा आगे जाके कैसे कैसे एवोल्यूशन बेटा, आप इस पॉपुलेशन को देख के अगर आप बेटा आप उसकी हिस्ट्री देखना चाहो, उसकी एंसेस्ट्री देखना चाहो तो आप देख सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक है। ये बताता है इवोल्यूशन का क्या पैटर्न रहा है, ब्रांचिंग कैसे हुई है, ये ब्रांचिंग को बताता है बेटा। दिस इज कॉल्ड ब्रांचिंग डिसेंट, सिंपल, ठीक है। यस, तो ब्रांचिंग डिसेंट बेटा ऑफ कोर्स बेटा पहले का जो पॉपुलेशन था, अलग अलग तरीके से बेटा नई नई स्पीशीज बनती है। कई बार ज्योग्राफिकल बेटा अलग अलग एरियाज ही अलग हो जाते हैं। पहले अगर आपको पता हो हमारे पास एक कॉमन लैंड था, फिर टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हुई तो बेटा ये सारी चीजें शिफ्ट हो गई, तो फिर बेटा कुछ अलग अलग बेटा रियलम्स बने, रीजन्स बने। तो इसी बेसिस पर फिर जो जहां रहने लग गया उसके बेटा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आए, तो वहां पे अलग टाइप की स्पीशीज बनने लग गई। अलग अलग तरीके से ब्रांचिंग हो सकती है, अलग अलग बेटा तरीके से स्पीशीज बन सकती है। कभी कोई नेचुरल फोर्स आ सकता है, कभी कोई ज्योग्राफिकल बैरियर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। यस, समझ में आ गई बच्चों बात। यस एवरीबॉडी, तो ब्रांचिंग डिसेंट and natural selection, these are the 2 key concepts of Darwin's theory. Branching descent tells you about the pattern of evolution, the direction and mechanism of evolution is explained by natural selection. अब हम natural selection के 2 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, ठीक है। यस, नेचुरल सिलेक्शन के 2 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। एक शायद आपने कहीं पे पढ़ा होगा, क्या आपने बेटा वो वाली ये वाली थ्योरी कहीं पे पढ़ी है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, क्या आपने ये कहीं पे भी पढ़ा है? हेडिंग डालोगे एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मुझे लग रहा है कहीं तो आपने शायद पढ़ा होगा एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पढ़िए। नहीं, मैं बैक स्लाइड नहीं करूंगी अब। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं, यस वेरी गुड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताना, डार्विन की थ्योरी के भी ड्रॉबैक थे, बट ड्रॉबैक आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ तो नहीं मैं बता रही हूँ। इन्होंने भी कुछ बेटा ऐसी बातें कही थी जो बिल्कुल ही गलत बातें थी, ठीक है। हाँ, मैं क्या बताने वाली थी, हाँ आप खुद सोच के देखो बेटा, इनकी एक और डार्विन की एक और थ्योरी आई थी, थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आप खुद सोच के देखो, अगर आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है वो एक, अभी जैसे हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या एविडेंस है कि एवोल्यूशन हुआ है कि नहीं, प्रूफ क्या है कि एवोल्यूशन हुआ है कि नहीं। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि ये थ्योरी दी गई थी कि इस तरीके से एवोल्यूशन हुआ होगा, बट प्रूफ क्या है, तो उसको वो टॉपिक है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। तो उसमें आप बहुत सारे एविडेंसेस पढ़ोगे, जिसमें कॉमन आपको एविडेंस बेटा कैसे पता चलता है, मुझे बताओ एक बारी, क्या कॉमन, सबसे कॉमन एविडेंस बेटा आपने क्या पढ़ा होगा? सबसे कॉमन एविडेंस आपने पढ़ा होगा फॉसिल्स। फॉसिल्स को देख के आप पता करते हो ना डायनासोर्स के बारे में कि पहले, सबको पता है। तो फॉसिल्स एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो एविडेंस है एवोल्यूशन का। ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस है। वैसे ही बेटा आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो होता है ना, वो भी एक एविडेंस है कि एवोल्यूशन हुआ होगा। बताओ कैसे? जब ह्यूमंस बेटा अपने एक्शन से
एवोल्यूशन करवा सकते हैं। एवोल्यूशन है क्या? चेंज है ना, देखा जाए तो चेंज है। एवोल्यूशन है क्या? देखा जाए तो चेंज ही है ना बच्चों, एक चेंज है। अब जब ह्यूमंस बेटा इतने शॉर्ट टाइम में इतने बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं तो नेचर क्यों नहीं ला सकती है? जब मैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन पढ़ाऊंगी तो मैं यही बताऊंगी। जब हम, ये सबसे कॉमन एग्जांपल होता है जो ये मच्छरों का, कि मच्छर रेजिस्टेंट बन जाती है। पहले बेटा, आज के डेट पे बेटा कितने सारे बेटा हमने हथकंडे अपना लिए इन मच्छरों को बेटा भगाने के लिए। ओडोमॉस, फोडोमॉस, मस्कीटो कॉयल, ऑल आउट, गुड नाइट, फलाना ढिमकाना, उसमें भी इतने बेटा वेरिएशंस आ गए। पर आप देखोगे ओवर टाइम मच्छर कुछ टाइम के लिए जैसे कुछ नया लगाते हो तो मर जाती हैं, और ओवर कुछ टाइम के बाद बच्चों वापस से, हाँ वापस से बेटा वो आने लग जाएंगी। मतलब एक टाइम के बाद उनके अंदर ऐसा क्या चेंज हो जाता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। जितना ज्यादा उनको बेटा एक्सपोज करोगे उतना ज्यादा बेटा वो रेजिस्टेंट बन जाएगी। तुम्हें भी तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें हम कष्ट दे रहे हैं। तुम्हें कष्ट हम नहीं दे रहे हैं बेटा, जैसे तुम्हारे सामने कष्ट ही तो है, तुम उसको झेलते जा रहे हो। पहले तुम्हें ज्यादा दर्द होता था, अब तुम बेटा एकदम ऐसे हो गया, अरे भैया ठीक है यार, पढ़ना तो है ही, जीवन में कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा, तो तुम उसके लिए ना बेटा एकदम वो हो गए हो, यूज टू हो गए हो। वैसे ही बेटा जब तुम उनको इतना केमिकल एक्सपोज करोगे तो बेटा एक टाइम के बाद उनके अंदर भी बेटा रेजिस्टेंट जीन आ जाएगी। तो जब आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो सकता है, जब ह्यूमंस के एक्शन से बेटा ऐसा सिलेक्शन हो सकता है, तो नेचर तो सिलेक्ट कितने बड़े लेवल पे कर सकती होगी, खुद सोच के देखो। यस, वेरी गुड, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, वो तो एविडेंस में पढ़ाऊंगी। अभी मैं आपको आज एक ही एग्जांपल हो पाएगा, दैट इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ये आपको बेटा एक दिख रहा है, तो ये जो आपको बटरफ्लाई जैसी चीज दिख रही है, एक्चुअल में ये बटरफ्लाई नहीं है, बटरफ्लाई जैसी दिखती है, जंगली बटरफ्लाई टाइप की, इसे मॉथ बोलते हैं। मॉथ, मॉथ नहीं बेटा जो तुम्हें आती है वो वाली मॉथ नहीं है, ये नॉट दैट मॉथ, दिस इज MOTH, मॉथ, ठीक है। एंड दिस इज अ इंसेक्ट, दिस इज एन इंसेक्ट। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक्चुअल में ये टाइम था इंग्लैंड में। बेटा एक बार मेरे को ईयर बताना, तो ईयर 1850s, 1850s का टाइम दिया होगा आपको बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, और 1920s का टाइम दिया होगा जब इंडस्ट्रीज आ गई। तो दो नेचुरल सिलेक्शन का ये एग्जांपल देती है कि नेचर कैसे सिलेक्ट करती है, कैसे यूजफुल वेरिएशन जो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए आपके पास अगर अच्छी वेरिएशन है उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, तो नेचर आपको सिलेक्ट करेगी। अगर आपके अंदर वो वाली बेटा वेरिएशन है, वो वाली क्वालिटीज है जो आपको उस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करेगी, तो नेचर कैसे आपको सिलेक्ट करेगी, उसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। एक दिया होगा 1850s, 1850 दिया होगा, एक 1920 दिया होगा ना, है ना, हाँ 1858। चलो चलो, तो मैं एक बारी बेटा क्या करती हूँ, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में पहले आप बेटा लिखो एग्जाम, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हेडिंग डालो और लिखो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंग्लैंड का ये एग्जाम्पल है, जब वहां पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं आई थी, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी 1850s का टाइम था, 1850s का टाइम था जब कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी। जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तो बेटा पोल्यूशन भी नहीं था, आपको तो पता ही है, पता है या नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं तो पोल्यूशन भी नहीं। ये मैंने बना दिया बेटा ट्री, या ट्री का जो बार्क है ना, चलो ऐसे ही बनाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे क्या हो रहा है, हाँ चलो इसको कलर करते हैं। हमें बनाना है बेटा, आपको भी बनाना है, आपको भी बनाना है, पेड़ बनाना है, जल्दी जल्दी बनाओ। ज्यादा बेटा पेंटिंग करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम कर तो पाओगे नहीं ज्यादा पेंट, मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ। अगर ये अच्छा बनेगा तो ऐसे रखूंगी, अगर अच्छा नहीं बनेगा तो बचपन में जैसे ट्री बनाते थे ना, बिल्कुल वैसा बना दूंगी। मैं ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा अच्छा बन जाए, जो कि मुझे लग नहीं रहा है कि अच्छा दिख रहा है। क्या ये अच्छा दिख रहा है बेटा? पेड़ कब से ऐसा दिखने लग गया, मुझे एक बात बताओ। मैं पेड़ को पेड़ जैसा बनाती तो आई थिंक ज्यादा अच्छा लगता। मैं भी ज्यादा पेंटिंग करने लग गई यार।
अब तुमसे तो बेटा पूछना ही नहीं चाहिए, तुम तो बड़े आए, मैं मिटा दे रही हूं, तुमसे तो पूछना ही नहीं चाहिए, तुम तो अपनी ज्यादा ही ओपिनियन देते रहते हो, बड़े आए। मैं तुमसे पूछा ही क्यों, तुम तो जैसे बड़े वाले पेंटर हो जो, हाँ तुम मुझे बहुत बड़ी एडवाइस दे पाओगे, खुद को तो कहे भी कैसे कॉन्फिडेंस के साथ, नो मैम तुम बेटा कहीं के पेंटर हो जो तुम मेरे ड्राइंग को अच्छा या बुरा कैटेगराइज कर रहे हो। पहले खुद बेटा बड़े पेंटर बनो, फिर मेरी ड्राइंग को जज करना। बड़े आए। चलो ये सुनो, ये पेड़ बनाया बेटा, जब तक तो इंडस्ट्रीज नहीं थी, जो ट्री का बेटा आपको तो पता ही होगा, लाइकेंस जो होते हैं, लाइकेंस आर द इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, ये पता है ना, तो पता होगा वैसे तो जब तक तो इंडस्ट्रीज नहीं थी 1850s के टाइम पे, तो जब तक इंडस्ट्रीज नहीं थी तो नो पॉल्यूशन। जब पॉल्यूशन नहीं होता है, पॉल्यूशन नहीं था, तो ट्री का जो बार्क था, इट वॉज कवर्ड विद लाइकेंस। किससे कवर्ड था बेटा? कवर्ड विद लाइकेंस, जब इंडस्ट्रीज नहीं थी। अब दो तरीके की बेटा मौत है, हाँ दो तरीके की मौत होती हैं। एक होती है बच्चों डार्क विंग मौत, एनसीईआरटी तो कहती है डार्क विंग मौत, एंड लाइट विंग मौत या वाइट विंग मौत ऐसे कहती है। एनसीईआरटी कहती है दो तरीके की मौत होती है, डार्क विंग जो डार्क कलर की होगी, डार्क विंग मौत, पता नहीं इसका इन्होंने साइंटिफिक नेम दिया है, बिस्टन करके दिया तो है, मैं लिखवा दे रही हूं। एक है बेटा लाइट विंग बोलते हैं या फिर व्हाइट विंग मॉथ। बेटा पहले मुझे एक बारी बात बताओ, ऐसे ही लिखा है ना, क्योंकि अलग अलग जगह पे बेटा अलग अलग तरीके से इनको लिखा जाता है। ऐसे ही दिया एनसीईआरटी ने, डार्क विंग एंड व्हाइट विंग मॉथ। यस, डार्क विंग का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज कॉल्ड एज बिस्टन कार्बोनेरिया। बिस्टन कार्बोनेरिया इस मॉथ का, एक जंगली बटरफ्लाई टाइप की आपको दिख रही है, हाँ मोर मेलानिन, यस दिया है ना। और इसको बोलते हैं बिस्टन बेट्यूलेरिया। पहले तो ये समझो कि दो तरीके की मॉथ्स हैं, एक लाइट कलर की और एक डार्क कलर की। जब बेटा कोई इंडस्ट्रिया बोल रही हूं, जब कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी, कोई पॉल्यूशन नहीं था, तो आपका जो ट्री का बार्क था, वो ट्री का बार्क जो है वो लाइकेंस ने कवर करके रखा था। लाइकेंस बहुत अच्छे से ट्री के बार्क को कवर करके रखी हुई थी। जब लाइकेंस इसको कवर करके रखती है ना बेटा, तो मैं आपको ना बना के बता रही हूँ, व्हाइट के ऊपर व्हाइट बनाऊंगी तो आपको दिखेगा तो है नहीं, तो मैं ग्रे कलर वाली जो बना रही हूँ ना, इसे समझना ये लाइट वाली मॉथ्स है। तो जो इस पर लाइट मॉथ थी ना बेटा, लाइट मॉथ इस पर बहुत अच्छे से छुप जाती थी, केमोफ्लैज हो जाती थी। मेरी बात समझ रहे हो? लाइट मॉथ इनमें बहुत अच्छे से केमोफ्लैज कर जाती थी। केमोफ्लैज का क्या मतलब होता है? छुप जाना। बहुत अच्छे से ये केमोफ्लैज कर जाती थी, क्योंकि वो भी लाइट कलर है और जो लाइकेंस है वो भी लाइट कलर है। और जो डार्क विंग मॉथ होती है ना बेटा, उनको एक्चुअल में मौत आती है। जो डार्क विंग मॉथ है उनको एक्चुअल में इसलिए मौत आती है क्योंकि उनका कलर डार्क है और जो बैकग्राउंड है उनके पीछे वो बैकग्राउंड लाइट है। बैकग्राउंड लाइट है, खुद वो डार्क है, तो वो बहुत प्रोमिनेंट तरीके से बेटा नजर आती हैं। वो जो है बहुत प्रोमिनेंट नजर आती हैं। और जो आपकी बेटा लाइट विंग मॉथ है वो लाइकेंस के आड़ में बेटा छुप जाती हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो होता यह था कि इंडस्ट्रीज के पहले व्हाइट विंग मॉथ का नंबर ज्यादा था। नेचर इसके अंदर जो वेरिएशन थी उसको ज्यादा फेवर कर रही थी, क्योंकि इसकी सर्वाइवेबिलिटी ज्यादा हो रही थी। क्यों? बर्ड्स जो है इन मॉथ्स को खाती हैं, इनको पिक करती है। जो प्रीडेटरी बर्ड्स है, वो प्रीडेटरी बर्ड्स बेटा जब भी इनके ऊपर आती है, ट्री पे बैठती हैं, इनको ब्लैक वाली बहुत आसानी से नजर आ जाएंगी, ब्लैक वाले को फीड करती जाएंगी। खत्म नहीं होता है ब्लैक वाली बेटा, फीड करके ब्लैक की पॉपुलेशन खत्म नहीं हो जाती है, बट कम हो जाती है। व्हाइट की पॉपुलेशन ज्यादा होने लग गई, ब्लैक की पॉपुलेशन कम होने लग गई। क्यों? क्योंकि ब्लैक वाली का प्रिडेशन हो गया। बर्ड्स आती थी, आसानी से उनको नजर आ जाते थे ब्लैक वाले, ब्लैक को खाती थी और मस्त बेटा घूमती थी। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज आने से पहले जो वेरिएशंस बेटा नेचर ने सिलेक्ट किया, क्योंकि नेचर किसको सिलेक्ट करेगी? जो उस वक्त सर्वाइवेबिलिटी के लिए
बेस्ट कैरेक्टर्स अपने अंदर रखता है, तो इंडस्ट्रीज के पहले यूजफुल वेरिएशंस आपके ग्रे या डार्क वाले लाइट विंग मॉथ के वेरिएशन ज्यादा एडवांटेजियस हैं, तो इनको वो सिलेक्ट कर जाती है। लेकिन बेटा वक्त बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे जैसे ही इंडस्ट्रीज आएंगी। 1920s के टाइम पे जैसे ही इंडस्ट्रीज आई तो बेटा वक्त भी बदला, जज्बात भी बदले और इनका रेशियो भी बदला। यस एवरीबॉडी, ठीक है। तो पहले इसके बारे में लिखूं, इनके बारे में लिखूं। ये डार्क वाली प्रीडेटेड हो गई और ये लाइट वाली कैमोफ्लेज्ड। इन लाइट बैकग्राउंड। ठीक है, यस। सो यहां पे हम एक बात लिखेंगे, सिंस before industries white wing moth easily camouflaged in light background, their number increased, whereas dark wing moth were predated easily. Dark winged moth were predated easily. जैसे ही बेटा इंडस्ट्रीज आएंगी लाइकन्स गायब हो जाएंगे, लाइकन्स डिसअपियर हो जाएंगे। लाइकन्स बेटा डिसअपियर हो गए तो बेटा ऑफ कोर्स लाइट बैकग्राउंड भी हट गया। लाइट बैकग्राउंड हट गया तो बेटा अब बार्क काला काला बेटा पॉल्यूशन से बेटा वो बढ़ता रहा। बार्क बिल्कुल डार्क है तो डार्क में डार्क वाली बेटा छुप गई और व्हाइट वाली का ज्यादा प्रिडेशन होने लग गया। तो यानी नेचर ने बेटा जिस वक्त में जिस वेरिएशन को ज्यादा एडवांटेजियस समझा उसको ज्यादा सिलेक्ट किया एज कंपेयर टू द डिसएडवांटेजियस वेरिएशंस। समझ में आ गई बच्चों बात? यस एवरीबॉडी, एक बार इसे बेटा फिनिश कर लो, डन कर लो। यस, जल्दी 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 बच्चा पार्टी। यस एवरीवन, इसको बेटा मैं एक और जगह पे ना एक ग्राफ पढ़ाऊंगी, नेचुरल सिलेक्शन के ग्राफ, तो वहां पे भी मैं इसका एक एग्जांपल दूंगी आपको। सबने कर लिया बच्चों? तो एक लास्ट चीज कर लें, ठीक है? पक्की बात, सबने कर लिया है? चलो, अब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें देखना है। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ? ये तो बेटा आप होमवर्क में खुद भी कर सकते थे, वैसे इतना कोई बेटा डिफिकल्ट चीज है ही नहीं। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो रहा है ये इतना डिफिकल्ट है ही नहीं, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। क्या हुआ? वही सेम बार्क, बट अब मैं बार्क में व्हाइट कलर नहीं कर रही हूं क्योंकि अब तो पोल्यूशन आ गया। पोल्यूशन आ गया तो बेटा इसका बार्क भी तो डार्क हो जाएगा ना पोल्यूशन से, सारा जो स्मोक है, सारा कुछ जो पोल्यूशन है, राइट? आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इन ड्यूरिंग 1920s दिया होगा ना बच्चों, व्हेन इंडस्ट्रीज केम इन इंग्लैंड, इंडस्ट्रीज केम इन इंग्लैंड, पॉल्यूशन आया, पॉल्यूशन से लाइकेंस डिसअपियर्ड, अब क्या होगा? वक्त बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे,
डार्क विंग मॉथ, डार्क विंग्ड मॉथ camouflaged easily in the dark bark of the tree, and this time white were easily predated. बस ठीक है। अब यहां पे कैसे बनाएं? डार्क वाले को कैसे बनाऊं बेटा इस बार? ये दिखेगा? मेरे को तो दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिखेगा मेरे ख्याल में। तुम्हें नहीं दिखेगा अगर मैं बनाऊंगी तो। डार्क के ऊपर डार्क मैं बना रही हूं ना, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। तुम बेटा जिस कलर से बनाना है बनाओ, मेरे को तो दिख रहा है। यस नहीं दिख रहा है ना तुम्हें? किस कलर से बनाऊं? ब्लू? इसको डार्क मान लो, इसे डार्क मान लो। ठीक है, पर ये तो डार्क ऐसी दिख रही है जो छुपी नहीं है बेटा, ऐसा लग रहा है कि दिख रही है। और इसे वाइट मान लो। ठीक है, दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। इसकी एनसीईआरटी रीडिंग मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगी। इसकी एनसीईआरटी रीडिंग मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगी बच्चों। होमवर्क में लिखा हुआ है, ये तुम होमवर्क में थोड़ा सा करके आना। ठीक है, पहले आप इसे कर लो। इसकी एनसीईआरटी रीडिंग मैं तुम्हें बेटा होमवर्क में दूंगी। मैम ब्राउन बैकग्राउंड कर लो। हाँ ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। एक काम करूं, वैसा ही करूं, ब्राउन बैकग्राउंड करती हूं। पर यार फिर ना कलर कस्टमाइज करने में भी ना मौत आती है, क्योंकि पोल्यूशन वाला बार्क दिखा सकती हूँ ब्राउन कर लूंगी तो। ये रहा, ऐसे ब्राउन कर लेती हूँ इसको। ये बार्क काला हो चुका है आपका। ये तो एक्चुअल बार्क, साफ बार्क है, बट पोल्यूशन से भर गया है, ऐसा समझना है हमें। अब इसमें हम डार्क वाली दिखाते हैं। इसमें भी डार्क वाली बहुत आसानी से नजर आ रही है, बट कोई बात नहीं, हम मानेंगे कि नहीं नजर आ रही है। ठीक है, हम मानेंगे कि नहीं नजर आ रही है। समझ में आई बात? जल्दी बनू भाई, जल्दी जल्दी। तुम्हारे पास तो बेटा इतने कलर भी नहीं है, फिर तुम मुझसे क्यों चेंज करा रहे हो, इतनी मेहनत करा रहे हो? तुम थोड़ी बना रहे होगे, तुम्हें बस अच्छा ये यहीं पे तुम मेरे से बना के बस मेरे से मेहनत करवाना चाहते हो। इस मेहनती लड़की को बेटा तुम, हाँ चलो अब सही है। हाँ डन 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 एवरीबॉडी, यस ठीक है। अरे हर दिन वीडियो कॉल का है? अब बेटा अगले दिन वीडियो कॉल करेंगे, पक्की बात। वीडियो कॉल करेंगे अगली क्लास में, पक्की बात वीडियो कॉल करेंगे अगली क्लास में, पक्की बात वीडियो कॉल करेंगे, पक्की बात। ठीक है, अगली क्लास में करेंगे। ओके हाँ, सॉन्ग मैं सुना सकती हूँ। एक सॉन्ग देख रही हूं मैं, क्या सॉन्ग सुना सकते हैं? रुको, ढूंढ रही हूँ मैं, गाना ढूंढ रही हूँ बेटा, एक सेकंड। आज मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें ये वाला गाना सुनाऊंगी और तुम्हें थोड़ा इमोशनल कर दूंगी, पर तुम बेटा कहाँ इमोशनल होने वाले। तुम तो यार लास्ट क्लास जब होगी हमारी ना, तो भी मैं यही वाला गाना गाऊंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच। ये होमवर्क में बेटा ये जरूर करके आना। ये थोड़ा सा होमवर्क में दे रही हूँ, हालांकि मैं पढ़ाऊंगी क्लास में, मैं इसकी रीडिंग कराऊंगी क्लास में, मैं इसकी रीडिंग कराऊंगी बेटा क्लास में। ठीक है, चलो धन्यवाद। मुझे बेटा ऑनेस्टली कमेंट्स में जरूर बताना
हाँ सपोला सॉन्ग, बेटा मेरे पास इतने काम हो गए ना कि सपोला सॉन्ग ना होल्ड पे हो गया है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल आप ये वाले गाने से काम चलाइए, ओके। हाँ जल्दी जल्दी बेटा बोलो, वाह 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 वाह, ठीक है। जब हम ना होंगे तब हमारी खाक पे तुम रुकोगे चलते चलते, जब हम ना होंगे, जब हमारी खाक पे तुम चलोगे रुकोगे चलते चलते, अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे चलते चलते, वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में रही न रही हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में रही न रही हम। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों। एवरी डे is a lovely day for me to be a part of this batch, to be able to teach you all, and always grateful, always blessed to have received so much of love from you guys. It is genuinely बेटा मैं बहुत grateful feel करती हूँ कि आप लोगों का प्यार है मेरे साथ में, सच में दिल से बहुत grateful feel करती हूँ every day, and thank you very much. अभी तो जर्नी एंड नहीं हुई है, तो बेटा ये सब बातें हम जर्नी के एंड के लिए रखेंगे। अभी तो क्लासेस हैं, अभी आराम से 5-6 क्लास बेटा आराम से हैं, 7 भी हो सकती है, ठीक है। तो चिल और बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना हाउ डिड यू एंजॉय द लेक्चर। आई लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।